कि हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन टेकल करेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, प्लस लाइव डाउट्स तो हम लेंगे ही लेंगे। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या जितने प्रकार के भोजन हम करते हैं क्या वो सारे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं? नहीं। कौन से भैया? तो सबसे पहले तो अगर हम किसी खाने को डाइजेस्ट करना चाहते हैं दोस्त, द पार्ट ऑफ इट विच एम्बेडेड इनसाइड द गम्स, जो गम्स के हिस्से में है, यानी यहां तक के दांत को हम बोलते हैं नेक। लेकिन अगर हम देखना चाहें अपने दांत को तो हमने क्या किया, एक दांत निकाला और उसका क्रॉस सेक्शन कर दिया। हमारे यहाँ मॉर्फोलॉजी के हिसाब से 4 तरह के दांत पाए जाते हैं और मॉर्फोलॉजिकली क्यों ये डिफर हैं। डेंटल फार्मूला की बात करेंगे अगर हम, तो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है इससे रिलेटेड सवाल कि ऐसा डायग्राम आपको मिलेगा और एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, तो आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि खाने का रास्ता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमारे इसोफेगस हमारे यहाँ आएगा और इसोफेगस जब आएगा और ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के होल्डिंग की वजह से हमें फील होता है कि लीवर के 2 लोब हैं। ऐसे तो टेक्निकली जाइएगा तो लीवर के 4 लोब हैं। लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड पूछा जाएगा तो योर आंसर इज पैरोटिड ग्लैंड, लेकिन लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाएगा तो आंसर लीवर होगा। क्या मिलेगा भैया? सलाइवा मिलेगा। माउथ में और भी, सलाइवा में और भी कंपोनेंट होंगे। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट किया जाएगा हमारे यहाँ पेंक्रियाज। इसको क्लियरली देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बोला था कि एक भी बॉक्स छोड़ा नहीं जाएगा, उस बॉक्स में दिया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेलो रॉक स्टार्स, तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य पे। एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म और जिसने सालों से रिजल्ट प्रोड्यूस किए। बातें बहुत कम और रिजल्ट बहुत ज्यादा। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हमेशा आपके सिलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे, तो डेफिनेटली रहेंगे। थोड़ा लेट लगा, थोड़ा समय लगा, और जो भी समय लगा बस इस सोचने में लगा कि कैसे हम अपने रॉक स्टार्स को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएं अपने एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्म करने के लिए। तो जो भी समय लगा उसमें आपके लिए कुछ बेहतर ही आया है। जैसा कि हमने बताया था, एक कोर्स स्टार्ट तो हो रहा है आज 27 से, और अप्रैल एंड तक हम पूरे सिलेबस को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी खासियत ये होगी इस कोर्स की कि हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन टेकल करेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, प्लस लाइव डाउट्स तो हम लेंगे ही लेंगे। तो अगर अब भी निराश हो, परेशान, तो आपको एक बात तो पता होगा कि आपके सर आपके लिए हमेशा आपके साथ हैं। और उसी सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी सारांश, जैसा कि हम लोग मिल चुके हैं पहले। तो एनसीईआरटी सारांश कहने का मतलब यह है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा। आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो एनसीईआरटी के लाइन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में क्या क्या लाइंस इंपॉर्टेंट है, ये बस आपको अब एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है कि यार मैं कैसे खोजूं। ये सब आपके सर लोगों ने, मैम लोगों ने कंप्लीट किया है, इसीलिए थोड़ा टाइम जरूर लगा। और इसके लिए हम आपको थैंक्स भी बोलते हैं, ताकि आपने इस टाइम को बुरा नहीं माना कि चलो हमारे भाई जो कर रहे होंगे वो अच्छा ही कर रहे होंगे। तो पहले तो आप लोग का धन्यवाद और स्वागत है हमारे इन्फिनिटी लर्न पे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वेरी फर्स्ट लेक्चर है इस पूरे नीट सारांश कोर्स का जूलॉजी में। जो भी हमारा एनसीईआरटी सारांश है, जैसा कि नाम पता है, हम लोग एनसीईआरटी ही बस पढ़ेंगे ताकि आपके कम से कम जो मैक्सिमम मार्क्स लाने का जो स्ट्रेटजी है वो कंप्लीट हो जाए। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 1 शॉट में कवर होगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जूलॉजी के या बॉटनी के हर चैप्टर 1 शॉट में ही कवर करें। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने लेक्चर्स कंसीडर कराए ताकि आप पे ज्यादा बोझ ना पड़े, क्योंकि हमें पता है और आपको अब ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना। आपको करना क्या है कि बस क्लासेस अटेंड करनी है और क्लासेस के थ्रू जाना है, और जो भी टाइम बचे क्लासेस के बाद उसमें क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपने आप इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात है, छोटे छोटे सवाल नहीं लेके आया हूं कि चलो लगा लिया, ये ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन सी हो गया। 10 ही सवाल लगाएंगे दिमाग में दोस्त, लेकिन 10 से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे लेक्चर में। बाकी तो लाइव सेशन में हम डाउट सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन 10 सवाल जो हैं, 15 सवाल जो हैं, वो आपके लिए ऐसे नहीं है कि पास हो गया कि चलो लग गया, बी हो गया सर जी, सी हो गया सर जी। आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे वो सवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के साथ। और हम बस यही उम्मीद रखेंगे आपसे कि कॉन्संट्रेट होकर बस पढ़िए। हमारा बस आपसे एक ही वादा था कि मैं आपके साथ रहूंगा एग्जाम तक, तो इस वादे पे मैं खरा उतरा हूं। ठीक है, थोड़ा लेट लगा है जरूर, मैं बोल रहा हूं,
लेकिन फिर भी हम सेलेक्ट होंगे, हम साथ में चीयर्स करेंगे, हम साथ में मौज करेंगे, साथ में सेल्फी भी लेंगे, साथ में डांस भी होगा, बस आप सेलेक्ट हो जाइए। ठीक है, तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ने जाते हैं तो बेसिकली हम उसके कंटेंट में घुस जाते हैं कि आखिर में इस चैप्टर में है क्या। लेकिन जब भी आप चैप्टर का नाम पढ़िए ना, तो रुक के सोचिए कि आखिर में इस चैप्टर में हमें सीखने को क्या मिलेगा। जब ये एटीट्यूड आप पाल लेंगे कि हमें क्या सीखने को मिलेगा, तो दुनिया में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका कोई भी चैप्टर आपको रटने की जरूरत पड़े। सारे चैप्टर्स आपके एक इमेज की तरह बन जाएंगे कि हाँ भैया, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमने ये पढ़ा था, ये सीखा था। तो सीखने के पर्पज से पढ़िए, न कि लर्न करने के पर्पज से कि हमें पढ़ना ही है। तो हम बात करेंगे कि डाइजेशन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है। पहले तो हम एनसीईआरटी की लाइंस देख लेते हैं पहले कि एनसीईआरटी इस बारे में क्या बोलती है। एनसीईआरटी बोल रही है कि अगर हम किसी बात को डाइजेशन कहते हैं तो एनसीईआरटी की इसी लाइन को हम इलाबोरेट करेंगे, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स in food cannot be utilized by our body in their original form. They have to be broken down and converted into simple substances in the digestive system. The process of conversion of complex food substances to simple and absorbable form is called digestion. It is carried out by our digestive system by mechanism of biochemical method. ये जो लाइन है एनसीईआरटी की, आपकी कहना क्या चाहती है? तो पहले तो हम जानते हैं कि हम डाइजेशन बोल रहे हैं, और डाइजेशन में बोल रहे हैं हम कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद हम एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स को सिंपलर वन में कन्वर्ट क्यों किया हमने, और एब्जॉर्ब क्यों कर रहे हैं? नहीं करते तो क्या होता? और किस कॉम्प्लेक्स चीज को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं? तो हम बेसिकली फूड को कन्वर्ट कर रहे हैं, अब हम फूड के बारे में एक बात जानते हैं बहुत बेसिक से, कि फूड प्रोवाइड अस एनर्जी। खाना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी। फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, हमें एनर्जी मिलती है। जैसे आपकी गाड़ी चलती है, बुलेट चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, कार चलती है, तो उसको अपना कार्य परफॉर्म करने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, फ्यूल की जरूरत पड़ती है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो पेट्रोल या डीजल जो है वो काम करता है खाने की तरह, और वही पेट्रोल डीजल बर्न होता है और एनर्जी मिलती है उस गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए। ठीक वैसे ही हमारे लाइफ लिविंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, वो एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं अपने यहाँ फूड से। वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं फूड से। और जो भी फूड, जब हम बोल रहे हैं कि फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, मीन्स हम खाना खा रहे हैं ताकि हमें ऊर्जा मिले, ताकि जो भी हमारी लिविंग एक्टिविटीज हैं वो बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर सके। अब दूसरा सवाल आया कि सर, क्या जो हम खाने में जो भी खाते हैं, क्या सबसे ऊर्जा मिलती है क्या? या सबको कन्वर्ट करने की जरूरत होती है, सबको एब्जॉर्ब करने की जरूरत होती है? क्या हम कोई ऐसा खाना नहीं खाते जिसको हमें डाइजेस्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, सिंपली एब्जॉर्ब हो जाए? चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हम बात करें अगर, तो हम बोल रहे हैं कि फूड को अगर हम देखें, क्या देखें भैया? फूड को देखें। हमने बोला कि फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, जो खाना है हमारा हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या जितने प्रकार के भोजन हम करते हैं, क्या वो सारे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं? नहीं, सारे ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन सबका रोल जरूर होता है हमारी बॉडी में। तो इसी अकॉर्डिंग हम देखें तो फूड को हम दो कंपोनेंट में बांट लेते हैं। जो भी हमने खाना खाया है, हम बोलते हैं कि दो तरह के फूड होते हैं हमारे यहां। एक होता है प्रॉक्सिमेट फूड, और दूसरा होता है हमारे यहां प्रोटेक्टिव। ध्यान दीजिए, आप सिलेबस भले लेट से स्टार्ट हुआ है, अभी भी अपने पास बहुत दिन है। अगर हम सही तरीके से यूटिलाइज कर लें तो बहुत मार्क्स आएंगे, लेकिन जो आपसे पढ़ना स्टार्ट किया है वो इससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करे। ये सफिशिएंट है, ये पूरा सफिशिएंट है लेक्चर। इसके बाद आपके सारे सवाल बनेंगे अगर आप दिल से पढ़ लेंगे तो। हमने बोला कि फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, और फूड के दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट भैया? हमने बोला कि हमारे फूड में ही कुछ प्रॉक्सिमेट फूड होगा और कुछ होगा प्रोटेक्टिव फूड।
अब प्रॉक्सिमेट और प्रोटेक्टिव का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। प्रॉक्सिमेट फूड हमारे फूड का वह कंपोनेंट है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो क्या करता है भैया? प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी। अब हमारे फूड के ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? तो हमारे फूड के कंपोनेंट में जो कार्बोहाइड्रेट होगा, एज वी ऑल नो कि कार्बोहाइड्रेट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा भैया क्या? तो दूसरा हमारे यहां फैट होता है, और तीसरा भैया हमारे यहां क्या होता है? तीसरा हमारे यहां प्रोटीन होता है। यानी जो भी हम खाने में खा रहे हैं दोस्त, उसमें से खाने का कार्बोहाइड्रेट खाने में जो होगा, या जो फैट होगा, या जो प्रोटीन होगा, इससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे खाने में और भी तो कंपोनेंट्स होते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो हमारे खाने में तो भैया पानी भी होता है, हमारे खाने में तो भैया विटामिन्स भी होते हैं, हमारे खाने में तो भैया मिनरल्स भी पाई जाती हैं। तो क्या ये हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं? तो नहीं भैया, ये ऊर्जा तो नहीं प्रदान करती। फिर जहन में सवाल आया कि भैया तो खाते क्यों हैं? क्योंकि आपने तो बोला कि फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, और आप बोल रहे कि ये तो हमें ऊर्जा प्रदान करते ही नहीं है, तो हमने इन्हें खाया क्यों, या इनकी जरूरत क्यों है हमारे शरीर में? तो ये खाने में इनका रोल तो नहीं है ऊर्जा प्रदान करने में, लेकिन डेफिनेटली हमारे यहां इनका रोल क्या है? यूज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यूज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक बात है कि हमारे यहां ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन ऊर्जा प्रदान करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए जो भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, उसमें इनका रोल होता है। उसमें क्या होता है भैया? इनका रोल होता है। मोटरसाइकिल में जरूर पेट्रोल की जरूरत है ऊर्जा प्रदान करने के लिए, लेकिन मोटरसाइकिल के पार्ट्स अच्छे तरीके से काम करें तो हम मोबिल ऑयल भी डालते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दैट, कि ठीक है कि हम कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त करेंगे, लेकिन इनका भी रोल कम नहीं है। ये जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जितनी एक्टिविटीज के थ्रू हम एनर्जी ऑब्टेन करेंगे इनसे, उन सारी एक्टिविटीज में इनका रोल होगा। एंड दैट्स वाई हमने फूड के इन कंपोनेंट्स को इनके वर्क के अकॉर्डिंग दो हिस्सों में बांट लिया। अब बात आई भैया डाइजेशन की। अब जो भी फूड हमने लिया बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया। ऐसा नहीं है, जब भी हम देखेंगे तो हमारे यहां दो तरह के सब्सटेंसेस हो सकते हैं फूड में, क्योंकि जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनालिसिस करते हैं तो हम बोलते हैं पूरे लिविंग में जो कंपोनेंट्स, केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, उन्हीं को तो हम बायोमॉलिक्यूल्स कहा करते हैं। और बायोमॉलिक्यूल्स को उनके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से हमने तो पढ़ा है भैया कि हमारे यहां तो दो तरह के बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एक तो बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स, और एक भैया हमारे यहां बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स। बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स में बेसिकली सिंपल चीजें प्रेजेंट होती हैं, लाइक अमीनो एसिड सिंपलेस्ट फॉर्म में, लाइक सिंपल शुगर, लाइक फैट, लिपिड की बात कर ले। लेकिन बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल की बात करें तो ये पॉलीमराइज्ड फॉर्म में होती है, यानी सिंपल शुगर्स मिलके बना ले हमारे यहां क्या, हमारे यहां बना ले पॉलीसेकेराइड्स, अमीनो एसिड्स मिलके बना ले क्या, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स मिलके बना ले न्यूक्लिक एसिड। तो हमें इनके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे सेल में इन्हें एब्जॉर्ब करना है। और इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को, जिसमें हमने बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल को माइक्रोमॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया, यानी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, जस्ट टू गेट इट एब्जॉर्ब इनसाइड आवर सेल, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। यही डिफिनेशन था, यही बात बताई गई थी। डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स लिखा है, इन द फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। किसी बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है भैया, इसी को हम बोलते हैं क्या, डाइजेशन। चलो भैया, ये बात तो हमें पता चल गई कि जो खाना हम खा रहे हैं उससे हम एनर्जी प्राप्त करेंगे, लेकिन एनर्जी प्राप्त करेंगे तो उसको हम उस फॉर्म में नहीं प्राप्त कर सकते एनर्जी जिस फॉर्म में हम कंज्यूम कर रहे हैं।
जिसको हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं क्या, डाइजेशन। तो क्या कोई खाना अगर ऐसे रखा हुआ है कहीं पे तो हम उसको देख के डाइजेस्ट कर पाएंगे कि चलो भैया उनके दुकान पे तो समोसा रखा है, मैंने कुछ देर ताड़ा समोसे को और वो क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया? पॉसिबल है? नहीं। यानी डाइजेशन के लिए कुछ निजी या इजी स्टेप्स होंगी, कुछ तो होता होगा। तो डाइजेशन को हमने फर्दर बांटा है, डाइजेशन को हमने फर्दर बांटा है। कैसे बांटा है? हम बोलते हैं कि डाइजेशन के स्टेजेज होते हैं। डाइजेशन के क्या होते हैं भैया? स्टेजेज होते हैं अलग अलग। कौन से भैया? तो सबसे पहले तो अगर हम किसी खाने को डाइजेस्ट करना चाहते हैं दोस्त, तो सबसे पहला काम तो होगा कि हम खाने को खाएं, क्योंकि खाएंगे ही नहीं तो डाइजेस्ट क्या करेंगे? देन दैट इज इंजेशन ऑफ फूड। इंजेशन, जब हम खाने को खा लेंगे तब हम इसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड दैट इज डाइजेशन। और डाइजेशन का हमारा पर्पज क्या था भैया? कि हम सेल्स को पहुंचा सकें, सेल्स के अंदर भेज सकें, क्योंकि हमारे यहां एनर्जी तो सेल्स ही प्रोड्यूस करेंगी। तो तीसरा हमारा स्टेज होगा एब्जॉर्प्शन। चौथा क्या होगा भैया? जो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको हम अपने बॉडी मटेरियल में कन्वर्ट करें। लाइक अगर हमने एमिनो एसिड एब्जॉर्ब किया है तो हम एमिनो एसिड से प्रोटीन बना सकें एंड दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। एंड फोर्थ वन इज भैया इजेशन, मींस जो नहीं पच पाया है, जो नहीं डाइजेस्ट हो पाया है, उसे क्या करें? बाहर निकाल दें, या डिफिकेशन बोलते हैं या इजेशन बोलते हैं। 5 स्टेप्स होती हैं हमारे यहां डाइजेशन में। यानी हमारे यहां डाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो इन 5 चीजों का जिक्र करेंगे। इन 5 चीजों का भैया क्या करेंगे? जिक्र करेंगे। इंजेशन की, डाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन की, एसिमिलेशन की और इजेक्शन की। क्लियर है? बहुत बेहतर तरीके से, बहुत सिंपल फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं। बस आपको कनेक्ट रहना है, एक एक लाइन क्लियर होगी आपकी एनसीईआरटी की। चलिए भैया शुरू करते हैं। हमने बोला कि हमारे यहां जो डाइजेशन होता है सर जी, हम ठीक है कि खाना खा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खा रहे हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे, ताकि हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब हो सके और उस सेल्स में जो भी होगा, जैसे भी एनर्जी हम प्राप्त करेंगे उसे हम देखेंगे। लेकिन सेल्स तक पहुंचाना है हमें इस चैप्टर में। सेल्स तक पहुंचाना है तो एक आखिर में है क्या, कहां होता है? कुछ तो होगा, क्योंकि हमारे यहां तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और सर जी इसका मतलब तो ये हुआ कि एक काम को परफॉर्म करने के लिए हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स लगते होंगे। ठीक है भैया? तो हमारे यहां डाइजेशन में भी तो सर जी ऑर्गन्स लगते होंगे। हाँ जी, श्योर लगते हैं। तो जो भी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारे यहां डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम बात करें तो हमारे यहां एलिमेंट्री कैनाल में होता है। कहां होता है भैया? डाइजेशन हमारे यहां एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, डाइजेस्टिव ट्यूब है, वहां पे परफॉर्म की जाती है और उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं भैया? एलिमेंट्री कैनाल। इसकी लेंथ जो होती है एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये लगभग 7 से लेकर 9 मीटर तक वेरी करती है। जरूरी नहीं सब में बराबर हो भैया, आप छोटा बच्चा है तो भैया जान लोगे क्या उसकी, लेकिन खली है तो उनकी भी जान नहीं लोगे। यानी हम जब लंबाई की बात करते हैं तो हम प्रिसाइज नहीं हो सकते कितना ही होगा, एक एवरेज बात करते हैं हम लोग। ठीक है? एलिमेंट्री कैनाल है। इस एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो भैया ये स्टार्ट होता है माउथ से। कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से। अभी हम एनसीईआरटी के डायग्राम भी देख लेंगे। और यही एलिमेंट्री कैनाल रन करता है माउथ से लेके एनस तक। माउथ से लेके एनस तक रन करता है। और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसी को हम बोल रहे होते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और हम बोल रहे हैं इसकी लंबाई होती है 7 से 9 मीटर। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एन एंटीरियर ओपनिंग, that is mouth, and it opens out posteriorly through the anus। यानी माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक फैला हुआ। ठीक है? माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी, ओरल कैविटी, एंड द ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ teeth, muscular tongue, each tooth is embedded in the socket of jawbone। This type of attachment is called thecodont। Majority of mammals including human being forms 2 set of teeth during their life। A set of temporary milk or deciduous teeth replaced by the set of permanent teeth। ये लाइन लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन इन लाइंस का मतलब समझना है। हमने बोला कि हमारे यहाँ एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत होती है माउथ से और खत्म होता है हमारे यहाँ एनस पे। हम बोल रहे हैं हमारे माउथ की शुरुआत जो होती है वो एक ओपनिंग ओपन होती है हमारे ओरल कैविटी में। और ओरल कैविटी से हमने वेरियस चीजों को देखा कि ओरल कैविटी में हमारे यहाँ टंग पाया जाएगा, टिथ पाई जाएगी,
और भी बहुत सारी चीजें पाई जाएंगी, सलेवरी ग्लैंड्स पाई जाएंगी। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो जहां पे पाया जाएगा हम वहां पे उसका फंक्शन देखते चलें। हम शुरुआत करेंगे माउथ से, देखेंगे कि भैया चलो हमारे यहाँ एलिमेंट्री कैनाल एंड सो कॉल्ड हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होता है और सबसे पहला पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का जहां से शुरू होता है वो माउथ है। तो चलो भैया यहीं से शुरू करते हैं, देखते हैं एनस तक का क्या सिलसिला है, कौन कौन से अंग मिलके कहां कहां पे कौन सा कार्य करते हैं। हम इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आपका इजी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा तेज पढ़ेंगे तो आपको इसका साथ देना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है। जब भी हम बात करेंगे माउथ की, भैया चलो हम जानना चाहते हैं कि माउथ में क्या है। माउथ में हमें 3-4 लोग मिलेंगे दोस्त, पहले ही समझ लीजिए। माउथ में हमें क्या मिलेंगे, 3-4 लोग मिलेंगे। कौन कौन मिलेगा भैया जरा बता दो। तो माउथ में मिलेंगे, पहले तो शुरू के देखिए, अपना ही मुखौटा लीजिए और शीशे की तरफ देखिए। पहले तो मिलेगा भैया आपका लिप्स, फिर क्या मिलेगा भैया, टीथ मिलेंगे, फिर क्या मिलेगा भैया, टंग मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा भैया, हमारे यहां सलेवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं भैया, सलेवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। चलो भैया इतने लोग मिलेंगे, इनका काम थोड़ा देख लिया जाए, इनका काम थोड़ा देख लिया जाए, यही समझ लेते हैं काम को। चलो भैया माउथ की शुरुआत यहां से हुई है, माउथ की शुरुआत यहां से हुई है। थोड़ा एक डायग्राम भी बना लेते हैं, आप नोट करते चलिएगा, करना होगा तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। एक डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को मैं थोड़ा और अच्छे से अंजाम दे पाऊं। हमारे यहां हमने जताना चाहा है कि किसी बंदे का ओरल कैविटी है। ध्यान दीजिएगा, हम बहुत प्यार से भी इमेज बना सकते थे, ऐसे वाला भी, मजा नहीं आता इसमें, ये तो देखते आ रहे हो, हम तो ओरल कैविटी बना दिए। हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ ओरल कैविटी को अगर देखें दोस्त, तो होता क्या है कि हमारे यहाँ ओरल कैविटी हमारे यहाँ नेजल कैविटी से यानी नाक से जो है जुदा होती है, अलग होती है। क्यों जुदा या क्यों अलग होती है, इसकी बात अगर हम कर लें तो हमारे यहाँ पाया जाता है पैलेट। क्या पाया जाता है, पैलेट पाया जाता है, ऐसे देख लीजिए, पैलेट पाया जाता है। ये पैलेट सेपरेट करता है हमारे ओरल कैविटी को हमारे नेजल कैविटी से। ये पैलेट सेपरेट करता है किससे, ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से। ठीक है भैया, अच्छी बात। ये क्या है भैया, ये पैलेट है। अच्छा, पैलेट में ही देखें तो आगे वाला पार्ट जो होता है, टच करते 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 जाइएगा तो पीछे जैसे जाइएगा तो कुछ पीछे जाइएगा तो बहुत सॉफ्टनेस सा फील होगा। इस पैलेट को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, बोलते हैं इंटीरियर पैलेट जो होता है भैया हमारा हार्ड होता है, और पोस्टीरियर वाला पार्ट जो होता है भैया वो सॉफ्ट होता है। तो हम अकॉर्डिंगली नाम भी दे देते हैं, बोलते हैं भैया हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। कोई समस्या भैया? नहीं, कोई समस्या नहीं। हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट बोल रहे होते हैं, दैट्स गुड, कोई बात नहीं। इसी हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट की बात करें तो सॉफ्ट पैलेट के बाद हमारे यहाँ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, ऐसे मसल्स लटकी होती है ऐसे, जिसे हम बोलते हैं युवुला। क्या बोलते हैं भैया, युवुला। चलो भैया बोल दिया, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक लाइन आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को बढ़ाता जाएगा। आज तक जो क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हो पा रहे थे वो सब आसान बना दूंगा। युवुला है, देखेंगे अपना मुंह शीशे में खोल के या दूसरे के मुंह में टार्च जला के, ठीक है। युवुला मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है, अटैच्ड है हमारे सॉफ्ट पैलेट से। इसका फंक्शन होगा, हम बोलते हैं कि हमारा ओरल कैविटी हमारे नेजल कैविटी से सेपरेट होता है थ्रू द पैलेट। पैलेट के 2 हिस्से होते हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। एंड सॉफ्ट पैलेट से एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसे हम कहते हैं युवुला। हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ कॉमन पैसेज भी है जहां पे हमारा ओरल कैविटी और नेजल कैविटी आपस में मिलते हैं, एंड दैट कॉमन पैसेज इज नोन एज फेरिंग्स। क्या भैया क्या बोल रहे हैं, फेरिंग्स बोल रहे हैं। इस कॉमन पैसेज को, कॉमन ओपनिंग को, कॉमन जगह को हम फेरिंग्स बोल रहे हैं। थोड़ा फेरिंग्स के बारे में आप ख्याल करिए। हम बोल रहे हैं कि ये कॉमन इलाका जो है भैया वो क्या है, वो फेरिंग्स है, जहां पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ओरल कैविटी, यहाँ पे नेजल कैविटी आके खुल रही है, यहाँ पे ओरल कैविटी आके खुल रही है, तो भैया कॉमन हो गया जगह जहां 2 दरवाजे खुल रहे हैं। चलो भैया अच्छी बात। फिर क्या हुआ, चलो हमने इनको नाम दे दिया। हमने बोला कि फेरिंग्स का वह वाला इलाका, ध्यान दीजिएगा जरा, जो हमारे नेजल कैविटी की तरफ है, इसे हमने नाम दे दिया नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स।
भैया हमारे इसी फेरिंग्स का वह वाला इलाका जो हमारे ओरल कैविटी की तरफ है, इसको हमने नाम दे दिया ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, इन नामों से घबराइएगा नहीं आप। और भैया वही फेरिंग्स का वह वाला इलाका जो थोड़ा हमारे नेक यानी गर्दन के रीजन की ओर प्रोसीड कर रहा है, इसे हमने नाम दे दिया लैरिंजोफेरिंग्स। लैरिंजियोफेरिंग्स। हमने देखा कि फेरिंग्स को हमने 3 इलाके में क्या किया भैया, बांट लिया। हम केवल आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपको एक एक ऑर्गन से अवेयरनेस हो जाए पहले। चलो भैया ये वाला डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा, समझाएंगे यहां, लेकिन थोड़ा इसी डायग्राम को इलैबोरेट करें। एक सवाल यहां फंसा हुआ है जो आप रटते फिरते हो, उसी सवाल को हम हटाना चाह रहे हैं आपकी जिंदगी से। यहां हमने फिर से यही डायग्राम बना लिया। यहां हमने बना ली, बोला कि भैया हमारे अगर देखें तो भैया हमारे यहां 2 पाइप पाई जाती है, जिसको हम नाम देते हैं, आगे वाले को बोलते हैं फूड पाइप और पीछे वाले को बोलते हैं क्या, विंड पाइप। और ऐसे हमने यहां क्या बनाया था, पैलेट बनाया था, फीलिंग बनी रहे आपकी। फिर हमने यहां सॉफ्ट पैलेट भी बनाया था, ये भी फीलिंग आपकी बनी रहे। और फिर सॉफ्ट पैलेट के बाद हमने यूवुला बनाया था, वो भी फीलिंग आपकी बनी रहे, वो भी फीलिंग क्या हो भैया आपकी बनी रहे। दैट इज जस्ट लाइक दैट। अब भैया हम खाना खाते हैं तो ओरल कैविटी में खाते हैं, ओरल कैविटी में दांत भी मिलेगा, ओरल कैविटी में हमारे टंग भी मिलेंगे, जीभ भी मिलेगी, अच्छी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि यहां 2 पाइप होते हैं। अगर हमारे गर्दन को इस समय करके और यहां से खच्च से काट दो तो 2 पाइप होगा, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, ऐसे। तो हमने इस बंदे का मुंह तो इधर किया है, तो इसके में आगे वाला ए और पीछे वाला ए हो गया। जो आगे वाला पाइप है इस बंदे में, इसे हम बोलते हैं क्या, विंड पाइप। क्या बोल रहे हैं भैया, विंड पाइप बोल रहे हैं। और जो पीछे वाला पाइप है इसे हम बोल रहे हैं क्या, फूड पाइप। एनाटॉमिकली अगर देखिएगा तो फूड पाइप थोड़ा ऊंचाई पे होता है और हमने फील भी कराया आपको, और विंड पाइप थोड़ा नीचे होता है पोजीशन वाइज। अच्छा एक बात और जान लीजिए, जो फूड पाइप की ओपनिंग है उसको हम नाम देते हैं, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं क्या, गुलेट। बुलेट नहीं, गुलेट बोलते हैं, ठीक है। और जो विंड पाइप है इसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं भैया, ग्लॉटिस। और जो हमारा फूड पाइप है, अब कहोगे कि भैया सर जी ने तो खाना खाया और सर जी ने खाना खा के धक्का दिया खाने को, खाना मान लो यहां आके बैठ के सोच रहा है कि इसमें जाऊं कि इसमें जाऊं, ये तो बड़ी विकट समस्या हो जाती खाने के लिए। तो खुदा ने क्या किया है, विकट समस्या प्रोड्यूस ना हो इसलिए यहां पे एक ढक्कन नुमा संरचना बना दिया, और इस ढक्कन नुमा संरचना को हम बोलते हैं क्या, एपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं भैया, एपीग्लॉटिस। सिंपल सी बात है, एपी टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईपी मतलब हम ऊपर बोलते हैं और ग्लॉटिस के जो ऊपर है, एपीग्लॉटिस। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम खाने को खा रहे होते हैं, सैलो कर रहे होते हैं, तो यहां पे जो हमारी टंग है, यहां पे जो हमारी टंग है उसे फील करिएगा आप कि अटैच हो जाती है जाके हमारे पैलेट से, बस फील करिए, अटैच हुई, यस। ये जो हमारा यूवुला है खाना खाते समय पीछे की तरफ जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। यानी जब हम खाना खाने जाते हैं यूवुला पीछे की तरफ जाता है और नेजल कैविटी को क्लोज कर देता है। जो टंग है हमारी वो अटैच होती है पैलेट से, ओरल कैविटी को क्लोज कर देती है। और जो हमारा ग्लॉटिस है, तीसरा स्टेज देखिएगा, ऐसे रखिए हाथ और किसी चीज को गटकने का प्रयास करिए, देखिएगा एक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ उठ रहा होगा। द क्वेश्चन इज दैट कि एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग ऑफ फूड, तो आंसर इज दैट कि एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग ऑफ फूड glottis moves upward and attached with epiglottis। ग्लॉटिस ऊपर की तरफ जाता है और एपिग्लॉटिस से अटैच हो जाता है, और जिसकी वजह से ये वाला जो ग्लॉटिस दरवाजा था वो बंद हो गया। अब खाने के लिए बस एक ही रास्ता है, एंड दैट इज गुलेट। यही सवाल है, यही सवाल था, और इसी बात को हम समझा रहे थे डायग्रामेटिकली, और आपने फील किया होगा इसे। आपने क्या किया होगा, फील किया होगा, इस बात को फील करके देखिए। इसलिए हम बोलते हैं कि कभी भी किसी सब्जेक्ट को रटने की कोशिश मत करिए, समझिए उसे हो क्या रहा है,
ठीक है, समझ लीजिए। तो ऐसे हम खाने को खाते हैं तो जो दो दरवाजा है हमारा, एक दरवाजा बंद हो जाता है। अब बात करेंगे हम पीछे से। हम बोले कि हमारे माउथ की बात करें तो हमारे यहां लिप्स मिलेंगे, हमारे यहां टीथ मिलेगा, हमारे यहां टंग मिलेंगे, हमारे यहां सलेवरी ग्लैंड्स मिलेंगे। अच्छी बात है। जब लिप्स की बात हम करते हैं तो हम बोल देंगे, क्योंकि हम बोलते ही जाएंगे, आप बस देखते जाइए, एनसीईआरटी में आपके ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है। एंटीरियर मार्जिन ऑफ आवर ओरल कैविटी बोल सकते हैं। बाउंड्री बन रही है भाई, तुम्हारे घर का दरवाजा गेट जो है वो तुम्हारे घर की बाउंड्री ही तो है। हाँ, बाउंड्री है, एंटीरियर बाउंड्री है, एंटीरियर मार्जिन बना रहा है और प्रोटेक्टिव इन नेचर है भाई। ऐसे थोड़ी कि मच्छर घुस जाएगा मुंह में, लिप्स बंद कर लेंगे। तीसरा भैया स्पीच में मदद करता है। और चौथा भैया डाइजेशन में क्या रोल है इनका, तो है रोल एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन ऑफ लिक्विड डाइट। ऐसे फ्रूटी पी रहे हो और इसमें लगा दे पाइप, अब बिना होंठ के इस्तेमाल के पी लो, नहीं पी पाओगे। क्यों नहीं पी पाओगे भाई? क्योंकि लिप्स जो होता है प्रॉपर सक्शन प्रेशर बनाता है। एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन ऑफ लिक्विड डाइट लिप्स प्रोड्यूसेस प्रॉपर सक्शन प्रेशर एंड दैट्स वाई हम बोल रहे हैं कि डाइजेशन में इसका रोल है। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन में इसका रोल है। अगर हम बात करें तो बना होता है ऑर्बिकुलेरिस ओरिस मसल से, ग्लैंड से पूछी गई है, ठीक है, इतना नहीं एनसीईआरटी में आपके दिया है। फिर हम बात करेंगे टीथ के बारे में। टीथ से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एनसीईआरटी में, तो बस 3 लाइन लिखी हुई है टीथ के बारे में कि भैया टीथ को अगर हम देखेंगे तो टीथ में हमारे यहां 3 लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा हो भैया? तीनों लाइन थोड़ा यहां याद दिला दें आपको। हमारे यहां लिखा है कि हमारा टीथ जो होता है डाइफायोडोंट होता है। हमारे यहां भैया जो टीथ होता है वो क्या होता है? हेटेरोडोंट होता है। हमारे यहां जो भैया टीथ होता है वो क्या होता है? थीकोडोंट होता है। ये 3 लाइनें आपके यहां टीथ के बारे में लिखी गई है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन हम थोड़ा इलाबोरेट करेंगे इन 3 लाइंस को थोड़ा सा, ताकि आपकी समझ इन तीनों लाइंस के लिए बन जाए प्रॉपर, रटना ना पड़े इन बातों को। चलिए हम हेडिंग डाल लें। यहां लिप्स तो हम समझ चुके, एक हेडिंग डाल लें टीथ। क्या डालने भैया? हेडिंग टीथ डाल लें, थोड़ा सा समझेंगे बस। टीथ हेडिंग डाल लिया हमने, चल भैया हेडिंग डाल लिया। टूथ भी लिख सकते हैं, हमने टीथ ही डाल लिया, सिंगुलर प्लूरल नहीं डिफरेंशिएट किया। हमने देखा कि भैया हमारे यहाँ टीथ है, तो हमारे यहाँ टीथ जो होता है, देखें अगर ये बातें हम पढ़ा भी चुके हैं और आप सब इतने होशियार हो कि पता भी होगा। हमारे यहाँ टीथ देखें अगर तो लगभग इस तरह का होता है, और टीथ का जो टर्मिनल एंड होता है वहां एक छेद पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एपिकल फोरामेन। क्या बोलते हैं भैया? एपिकल फोरामेन। कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन होता है। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारे यहां टीथ जो होता है हमारे यहां जॉ बोन में, यानी जो हमारी जबड़े की हड्डी है उसमें धंसा होता है। ऐसे क्या होता है भैया? जबड़े की जो हमारे यहां हड्डी है उसमें ऐसे धंसा होता है। चलो भैया धंसा दिया। फिर हमारे जबड़े की हड्डी के बाद देखते हैं तो हमारे टीथ में क्या है? गम्स है, मसूड़े हैं भाई। कुछ पार्ट हमारे दांतों का जो है हमारे मसूड़ों से ढका होता है। किससे ढका होता है भैया? मसूड़ों से। और कुछ पार्ट जो हमारे टीथ का है वो बाहर एक्सपोज रहता है, बाहर निकला होता है। भैया डेली सुबह मंजन वहीं तो रगड़ते हो, ऐसा ही तो था। तो हम टीथ को इसके हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटते हैं। हम बोलते हैं भैया कि पार्ट ऑफ द टीथ विच एक्सपोज्ड आउटसाइड द गम्स एंड दैट इज नोन एज क्राउन। हमारे टीथ का वह हिस्सा जो हमारे गम्स के बाहर है, हमें दिख रहा है, उसे हम क्राउन बोलते हैं, ताज बोलते हैं। द पार्ट ऑफ टीथ विच एम्बेडेड इनसाइड द गम्स, जो गम्स के हिस्से में है, यानी यहां तक के दांत को हम बोलते हैं नेक। एंड द पार्ट ऑफ टीथ विच एम्बेडेड इनसाइड द जॉ बोन, इसे हम बोलते हैं रूट। ये 3 हिस्से होते हैं भैया हमारे दांत के। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि खुदा ने दांत उठाया और लगा दिया ऐसे। भैया क्या है कि यहां लिगामेंट्स भी पाई जाती हैं। भैया क्या है कि ऐसा नहीं है कि तुम सुबह उठो, दांत निकालो और बंजन करके फिर लगा दो। खुदा ने क्या किया? यहां लिगामेंट भी लगा दिया, जिसे हम बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट। क्या बोलते हैं? पेरियोडोंटल लिगामेंट बोलते हैं। और यहां पे कुछ फाइबर्स भी पाई जाती हैं, बेसिकली एंकरेज बढ़ाने के लिए, ताकि होल्डिंग काफी तगड़ी रहे। शार्पीस फाइबर पाई जाती हैं। अब इतना डीप बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो हमारे टीथ जो दिख रहा है हमें 3 पार्ट में। अब जो सवाल आता है उस कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर लें।
हमने क्या किया, बाहर से तो देख लिया भैया, लेकिन अगर हम देखना चाहें अपने दांत को और, तो हमने क्या किया, एक दांत निकाला और उसका क्रॉस सेक्शन कर लिया। क्या कर लिया भैया, क्रॉस सेक्शन कर लिया। तो जब हम क्रॉस सेक्शन करेंगे अपने दांत का तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्रॉस सेक्शन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। चलो भैया बना लें, नॉर्मली बना के समझ लें, क्योंकि आपका एक भी सवाल छूटे ना दोस्त। ऐसे बना लिया हमने। हमें 3 इलाके दिखाई देंगे भाई, इसमें क्या दिखाई देंगे, 3 इलाके दिखाई देंगे। 3 इलाके दिखाई देंगे, इन्हीं 3 इलाकों के बारे में हम बताएंगे और इन्हीं 3 इलाकों के बारे में आपसे सवाल पूछा भी गया है। यहां पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम नॉर्मली ऐसे दिखा दें, नॉर्मली ऐसे दिखा दें हम। ऐसे हमने दिखा दिया, ठीक है, ऐसे दिखा दिया हमने। अच्छा चलिए समझ लेते हैं। जो आउटर मोस्ट पार्ट है ना, इसे हम बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं भैया, इनेमल। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टीथ इज नोन एज इनेमल। अब ध्यान दीजिएगा, इनेमल के बारे में बहुत सारा सवाल पूछा गया है। इनेमल इज द हार्डेस्ट कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। हम कंपोनेंट बोल रहे हैं, हमने ना सेल इस्तेमाल किया ना टिश्यू इस्तेमाल किया, हम कंपोनेंट बोल रहे हैं। मींस ये सेल या टिश्यू नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर सेल का सिक्रीशन है। तो हम बोलते हैं हार्डेस्ट कंपोनेंट ऑफ बॉडी, हार्डेस्ट कंपोनेंट बोलते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ये 97% जो है इनऑर्गेनिक चीजों से बना हुआ। 97% इसमें इनऑर्गेनिक आइटम पाए जाते हैं और लगभग 3% वाटर पाया जाता है। अब जहन में सवाल आएगा कि भैया आप तो बोल रहे हैं कि किसी सेल का सिक्रीशन होगा, तो कौन सा सेल है भैया? तो भैया इनेमल जो होता है फॉर्म्ड होता है एमिलोब्लास्ट सेल से। एमिलोब्लास्ट सेल्स बनाती हैं हमारे इनेमल को। अगर हम देखें इसकी ऑरिजिन तो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। और फिर बात करें तो आइवरी कलर जो हमारे तित का होता है, आइवरी कलर जो होता है तित का, वो हमारे इनेमल के वजह से ही होता है। ऐसे सवाल आपसे पूछे गए। फिर हम दूसरा कंपोनेंट, हम लाल वाला पार्ट दिखाएंगे जिसे कि हम बोलते हैं पल्प। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, पल्प। पल्प के बारे में हम बोलते हैं कि जो हमारा एपिकल फोरामेन हमने दिखाया था यहां, कि यहां हमारे दांत के अपेक्स वाले रीजन में छेद पाया जाता है, यही एपिकल फोरामेन वाले इलाके से ब्लड वेसल्स यानी ब्लड की सप्लाई और नर्व की सप्लाई हमारे यहां पल्प रीजन में होती है। नर्व को दिखा दें हम पीले रंग से, पीले रंग से ये नोटेट करते हैं उसे। तो ऐसे ऐसे जो नर्व्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो हमारे एपिकल फोरामेन के थ्रू हमारे पल्प कैविटी में जाती है। तो हम पल्प के बारे में बोलते हैं रिचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल से, रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल एंड नर्व्स। रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल से एंड नर्व से। और एक बात और, यही हमारे पित्त में अगर हम देखें तो वाइटल पार्ट है, लिविंग पार्ट है, बाकी सारे कंपोनेंट मिलेंगे। मींस पल्प इज द वाइटल पार्ट ऑफ पित्त, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वाइटल पार्ट ऑफ पित्त। पल्प जो होता है हमारे यहां वाइटल पार्ट होता है हमारे यहां पित्त का। अब इसी के लाइनिंग पे, इसी के सरफेस पे हम कुछ सेल्स बना रहे थे जिन्हें हम बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ये जो सेल्स दिखा रहे हैं ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स है। अब भैया ओडोंटोब्लास्ट क्यों बता रहे हो? ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं यही जो है अपना सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं। ध्यान दीजिएगा,
यही कुछ ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं अराउंड द टीथ। पूरे बचे हुए हिस्से में ओडोंटोब्लास्ट ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बनाती है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं डेंटाइनल ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं भैया? डेंटाइनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। देखिएगा, सबसे ज्यादा पार्ट अगर कोई टीथ का बनता है तो डेंटाइनल ट्यूब्यूल उस पार्ट में एक्सटेंडेड रहता है, और हमारे टीथ का वह हिस्सा जहां पे डेंटाइनल ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, उस हिस्से को, इस इलाके को हम डेंटीन बोल रहे होते हैं। ध्यान रहे, तो हम बोलते हैं डेंटीन बनाता कौन है, तो डेंटीन बना कौन रहा है भाई? तो डेंटीन हमारे यहां ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बना रही, यही डेंटाइनल ट्यूब्यूल बनाती हैं, और वही डेंटाइनल ट्यूब्यूल जिस इलाके तक फैला होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? डेंटीन बोलते हैं। हम डेंटीन के बारे में बोले या डेंटाइनल ट्यूब्यूल के बारे में बोले तो हम बोलते हैं सेकेंड हार्डेस्ट कंपोनेंट है, सेकेंड हार्डेस्ट कंपोनेंट। याद रहे अभी भी कि अगर आपसे हार्डेस्ट टिश्यू पूछा जाए तो हमेशा बोन होगा। दूसरी बात, कौन बनाता है इनको, डेंटिन को? तो ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट। और तीसरी बात, हमारे टीथ के मैक्सिमम इलाके में क्या प्रेजेंट होता है? डेंटिन प्रेजेंट होता है। तो हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ टीथ इज फॉर्म्ड बाय डेंटिन। यही 3 लाइनें हैं, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। इन सबसे सवाल पूछे गए, जो भी मैंने लाइन बताया है यहाँ पे, सबसे सवाल पूछे गए। टीथ की हमारी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी जो भी समझिए है, ठीक है। यानी 3 हिस्से हैं, पहला इनेमल है, दूसरा डेंटिन है, तीसरा पल्प रीजन है। पल्प इज द वाइटल पार्ट ऑफ आवर टीथ। इस लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के पर्पज से, ठीक है भैया। चलिए, अब यही इनेमल चूंकि किससे बना? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से बना है। तो हम कोई भी ऐसा स्वीटनर खाते हैं जो रात में ऑक्सीडाइज होके, क्योंकि हमारे ओरल फ्लोरा में देखेंगे तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरह की बैक्टीरिया पाई जाती हैं। जो इनऑर्गेनिक बैक्टीरिया होती हैं वो जब शुगर पे फीड करती हैं तो बेसिकली क्या बनाती हैं? फर्मेंटेशन करती हैं, अल्कोहल बनाती हैं, जो ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड और एसिड बनाता है, और एसिड डीमिनरलाइजेशन कॉज करता है। जब यही एसिड बन जाता है, डिमिनरलाइज करता है, तो हमारा इनेमल जो होता है इरोड हो जाता है, खत्म हो जाता है, और जो भी चीज हम खाते हैं तो यही लीक करता है। तो फिर प्रियंका चोपड़ा पहुंच जाती है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक नींबू तेल है? इसी इनेमल को हम इरोड होने से बचाते हैं, और जो इरोड हो जाता है तो हम बोलते हैं केरीज हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड बीमारियां भी हैं। खैर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके टॉपिक के व्यू से, ये हमारे टीथ की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी रही। अब हमने टीथ के लिए 3 टर्म्स का इस्तेमाल किया था, हेट्रोडोंट, थिकोडोंट, डाइफायोडोंट। तीनों बातों को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो हम क्लासिफाई करते हैं टीथ को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। अगर हम बात करते हैं किसके हिसाब से भैया? मॉर्फोलॉजी के। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी जब हम बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी जब बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से देखें हम अपने यहां, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से देखें तो हमारे यहां भैया लगभग मॉर्फोलॉजी के हिसाब से 4 तरह के टीथ प्रेजेंट हैं हमारे यहां। सबको नाम भी पता होगा। इंसीजर्स, हम बोलते हैं चीजल शेप होता है, कैनाइन होता है हमारे यहां प्रीमोलर्स होते हैं, हमारे यहां मोलर्स होते हैं। क्या होते हैं भैया? मोलर्स। हमारे यहां मॉर्फोलॉजी के हिसाब से 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, और मॉर्फोलॉजिकली क्यों ये डिफर हैं? क्योंकि ये फंक्शनली भी डिफर। हमारे यहाँ जो इंसीजर होता है हम बोलते हैं काटने के, कटिंग एंड बाइटिंग के काम आता है। हम बोलते हैं कैनाइन्स के बारे में टीयरिंग के काम आता है। प्रीमोलर्स और मोलर्स के बारे में बोलते हैं कि ये ग्राइंडिंग और क्रशिंग के काम आता है। चलिए, इसका काम है, इसी अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड है। अब हमारे टीथ में अगर हम फिर से क्लासिफाई करें तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ टीथ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ टीथ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ओरल कैविटी में कितने प्रकार के दांत अवेलेबल हैं, इसके हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करें तो हम बोलते हैं भैया कि अगर ऑर्गेनिज्म में केवल एक तरह का दांत प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं होमोडोंट। क्या बोलते हैं भैया? होमोडोंट बोलते हैं उसे। मीन्स ओनली वन काइंड ऑफ टीथ प्रेजेंट, ओनली वन काइंड ऑफ टीथ, यानी केवल एक तरह का दांत जब प्रेजेंट हो। केवल एक तरह का दांत जब प्रेजेंट हो तो हम बोलेंगे भैया कि क्या है? ये होमोडोंट डेंटिशन है। कोई जानवर ऐसा मुंह खोलता होगा, डिस्कवरी चैनल पे देखते होगे, एक ही तरह के दांत उसके अंदर पाए जाते हैं।
अगर भैया एक से ज्यादा तरह के दांत हैं तो हम बोलते हैं हेटेरोडोंट। तो ह्यूमन डेंटिशन को हेटेरोडोंट बोला गया है। तो आप शीशे में अपना मुंह देखिएगा तो देखिएगा आपके यहां डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के टीथ प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ इन ओरल कैविटी, इन ओरल कैविटी। तो हम बोलेंगे क्या भैया कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो हेटेरोडोंट है। तो हेटेरोडोंट टर्म का इस्तेमाल इसलिए किया गया, हेटेरोडोंट टर्म का इस्तेमाल किस लिए किया गया, इसलिए किया गया। फिर हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, इरप्शन कब होता है। इरप्शन के हिसाब से बात करें तो हमारे यहां 2 बार दांत इरप्ट होता है, दोनों अलग अलग स्टेजेज हैं। इरप्शन के हिसाब से बात करें तो हमारे यहां जो 2 बार दांत इरप्ट होता है, एक होता है मिल्क टीथ, जब हम मिल्क फीडिंग स्टेज में होते हैं, जिसे हम डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, या ठीक है। दूसरा हमारे यहां होता है परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। हमारे यहां 2 तरह के दांत होते हैं। जो दांत हमारे ओरल कैविटी में अपीयर हो ड्यूरिंग मिल्क फीडिंग स्टेज, दैट इज डेसिडुअस टीथ, और जो हमारे यहां ओरल कैविटी में इसके बाद मिल्क टीथ के बाद अपीयर होते हैं उसे हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो हमारे यहां मिल्क टीथ में देखें तो हमारे यहां मिल्क टीथ में कौन कौन से टीथ प्रेजेंट होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन और फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर, फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर। ये 2 हमारे यहां डेसिडुअस डेंटिशन में प्रेजेंट होते हैं। परमानेंट टीथ की बात करेंगे तो परमानेंट में 4 प्रेजेंट होते हैं, इंसीजर भी, कैनाइन भी, प्रीमोलर्स भी और मोलर्स भी, ठीक है। तो हमारे यहां 2 बार दांत अपीयर होता है, एक मिल्क टीथ, मिल्क स्टेज के दौरान, मिल्क फीडिंग स्टेज के दौरान, और एक बार ऐसे। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट के बेसिस पे देखें कि जॉ बोन के साथ किसी का दांत कैसे अटैच है। अटैचमेंट के बेसिस पे हम बोलते हैं कि 3 तरह के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से भैया, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट एंड थीकोडोंट। एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट एंड थीकोडोंट, थीकोडोंट। अब ये अटैचमेंट क्या है भैया, जरा समझा दो, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए मोटा मोटी, क्योंकि समय तो अपने पास भी नहीं है। एक्रोडोंट का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी बंदे का जॉ बोन है और टीथ हमारा ऐसे वर्टिकली प्रेजेंट है जॉ बोन से ऐसे, इसे हम बोलते हैं एक्रोडोंट। अगर हमारा टीथ ऐसा है जो कि लेटरल सरफेस पे प्रेजेंट है जॉ बोन के, चाहे आगे चाहे पीछे बगल में, तो हम बोलते हैं क्या है, ऐसा दांत अगर कहीं पाया जाता है तो हम बोलते हैं प्लूरोडोंट। और हमारे यहां देखेंगे तो हमारे यहां जो हमारा दांत होता है ह्यूमन में, वो हमारे यहां जॉ बोन में इम्बेडेड होता है, ऐसे धंसा हुआ होता है। हम बोलते हैं कि ऐसा जहां टीथ पाया जाता है हम बोलते हैं थीकोडोंट। तो हमारे यहां जॉ बोन में धंसा हुआ दांत पाया जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं हमारे यहां थीकोडोंट डेंटिशन है। अब चूंकि हमारे यहां देखा होगा कि 2 बार दांत इरप्ट होते हैं, इसलिए हमारे लिए टर्म इस्तेमाल किया गया है डाइफायोडोंट। जब एक मेन पार्ट बच जाता है दैट इज डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला की बात करेंगे अगर हम, तो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है इससे रिलेटेड सवाल। डेंटल फॉर्मूला का मतलब क्या है, किसी बंदे का अगर हम माउथ ओपन कर लें और ओपन करके एक्सेस करना चाहें तो हम बेसिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसी दांत को हम 4 क्वाड्रेंट में बांट लेते हैं। ऐसे हम देखते हैं इधर भी इंसीजर, इधर भी इंसीजर, इधर भी कैनाइन, इधर भी कैनाइन, इधर भी प्रीमोलर, इधर भी प्रीमोलर, और इधर भी मोलर और इधर भी मोलर। तो हम किसी 2 क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ऊपर नीचे के। तो जब हम चाइल्ड का लिखते हैं तो चूंकि चाइल्ड में हमने देखा था कि भैया हमारे यहां चाइल्ड में प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते और फर्स्ट और सेकेंड मोलर पाए जाते हैं, तो इनका डेंटल फार्मूला हम 2N02 से रिप्रेजेंट करते हैं, चाइल्ड की बात करते हैं। तो फिर हम बात कर लें, अगर इंटेंशनली ना पूछा जाए आपसे, यानी पूछा जाए कि बिलो 24 या बिलो एक एज देके पूछा जाए बिलो 25 ईयर, तो हम लिखते हैं क्या डेंटल फार्मूला, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे यहाँ विजडम टीथ यानी 3rd मोलर
25 साल की एज में आता है तो हम लिखते हैं फॉर्मूला 2122। लेकिन एज अगर ना पूछा जाए, केवल ह्यूमन डेंटिशन पूछा जाए, तो हम एक जनरलाइज डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं, यानी एबव 25 ईयर वाला लिखते हैं फॉर्मूला। तब एबव 25 में क्या होगा, तो एबव 25 में होगा 2123 2123। इतने सारे टॉपिक्स हैं जहां पे आपके यहां दांत से सवाल पूछे जाते हैं, जहां पे आपके यहां दांत से सवाल पूछे जाते हैं। फिर हमारे यहां दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम है टंग। क्या है भैया, टंग नाम है। जब भी हम बात करेंगे टंग की, याद रहे दोस्त, टंग की बात करेंगे तो टंग हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है, और टंग के दो सरफेसेस होते हैं। जो हम देख रहे होते हैं वो डॉर्सल सरफेस है टंग का, ऐसे। और टंग हमारे यहाँ क्या होती है, बनी होती है स्केलेटल मसल से। क्यों? क्योंकि पीछे के साइड में हाइड बोन से अटैच होती है। किससे अटैच होती है? हाइड बोन से अटैच होती है। टंग को देखेंगे तो लिंगुअल फ्रेनम की मदद से हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर से लगी होती है। लेकिन मजे की बात यह है कि टंग के सरफेस को देखेंगे तो फ्रिक्शनल सरफेस पाया जाता है, बहुत सारी आउटग्रोथ पाई जाती है, बहुत सारे ऐसे ऐसे उभार मिलते हैं। उभार को अगर हम बना लें तो कुछ इस तरह का दिखता है, जिसे हम बोलते हैं पैपिला। याद रहे, क्या बोलते हैं? पैपिला। इन आउटग्रोथ को, जो पैपिला बना है, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर हम नाम देते हैं। लेकिन फिलहाल एक पैपिला ही है। और ये बेसिकली करती क्या है पैपिला? ये फ्रिक्शनल सरफेस प्रोवाइड करती है, ताकि ऐसा नहीं कि कुछ हम खाएं और खिसक के अंदर चला जाए, क्योंकि हमें उसे च्यू भी करना है, उसमें सलाइवा मिक्स भी करनी है। लेकिन होता क्या है, कुछ पैपिला जो होती हैं, कुछ पैपिला, सब में नहीं, कुछ पैपिला के बेस पे कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं टेस्ट रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? टेस्ट रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं, जो भी चीजें हम खाते हैं उसके टेस्ट को रिसीव करती हैं और हमारे ब्रेन से पूछती हैं कि भैया हमने क्या खाया। लेकिन रिसेप्टर नीचे की तरफ है, याद रहे। तो अगर हम अपने जुबान पे पत्थर रख लें तो क्या इसका टेस्ट मिलेगा? नहीं। कब तक नहीं मिलेगा भैया? जब तक ये डिजॉल्व होके नीचे नहीं जाएगा। यानी हम उसी चीज का टेस्ट बता पाते हैं जो हमारे ओरल कैविटी में जाता है और घुलता है, तभी हम उसका टेस्ट बता पाते हैं। अगर नहीं घुला तो हम उसका टेस्ट नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि टेस्ट रिसेप्टर्स हमारे यहां प्रेजेंट होते हैं, कहां पे? ऑन द बेस ऑफ दीज पैपिला। अब पैपिला हमारे यहां चार तरह की पाई जाती है। कुछ पैपिला बहुत ज्यादा नंबर में होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं। कुछ पैपिला जो होती है मशरूम शेप की होती हैं, बड़ी बड़ी ऐसे डिफ्यूज पाई जाती हैं। इसके हिसाब से आपको भी पता होगा, जो सवाल पूछा गया है उसके ही कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। कुछ लेटरल साइड में ऐसे लीफ लाइक होती हैं, कुछ ऐसे लीफ लाइक होती हैं, और कुछ यहां हमारा जो वी शेप का स्ट्रक्चर जो डिवाइड करता है हमारे टंग को, ये फोरामेन सीकम के पास कुछ यहां पाई जाती हैं पैपिला। हम केवल पैपिला के बारे में बात करेंगे जिसे सवाल पूछा गया। तो हमारे यहां चार तरह की टेस्ट पैपिलाएं पाई जाती हैं, और टेस्ट पैपिलाओं के बेस पे टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं। ऐसा मत सोचिए जो उभार है वो टेस्ट रिसेप्टर है, नहीं। तो हमारे यहां चार तरह की जो पैपिला है उसमें पहला है फिलीफॉर्म पैपिला। ये नंबर में सबसे ज्यादा होती हैं, लेकिन इनके पास टेस्ट रिसेप्टर यानी इनके बेस पे टेस्ट रिसेप्टर नहीं पाए जाते। सवाल यही है। दूसरा हमारे पास है फंजीफॉर्म। फंजी मतलब मशरूम शेप्ड होती है। तीसरा हमारे यहां लीफ लाइक लेटरल सरफेस पाई जाती है, इसे बोलते हैं फोलिएट। जो लीफ लाइक होती हैं हमारे यहां वेस्टिजियल हैं। और चौथा जो सबसे पोस्टीरियर रेंज में सर्कुलर पाई जाती है उसे बोलते हैं सर्कमवैलेट। ये चार तरह की पैपिला हमारे यहां पाई जाती है टंग पे। बात करें तो सवाल तो दो ही जगह से पूछा गया है। फिलीफॉर्म पैपिला मोस्ट न्यूमरस इन नंबर होती हैं, सबसे ज्यादा, और प्रोवाइड करती हैं व्हाइट ऑफ द टंग, यानी व्हाइटनेस जो दिखता है हमारे जीभ पे, जुबान पे, वो इनके वजह से है। लेकिन इनके पास टेस्ट रिसेप्टर नहीं पाए जाते, दैट्स व्हाई दे डोंट कैरी द टेस्ट सेंसेशन। फंजीफॉर्म की बात करें तो मशरूम शेप की होती हैं, डिफ्यूज होती हैं टंग के सरफेस पे, और पिंक कलर प्रोवाइड करती हैं हमारे टंग को। इनके पास टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं। फोलिएट हमारे यहाँ क्या है, लेटरल सरफेस पे पाई जाती हैं, और लेटरल सरफेस पे पाई जाती हैं तो लीफ लाइक होती हैं, हमारे यहाँ क्या है, वेस्टिजियल है। सर्कमवैलेट सबसे मोस्ट पोस्टीरियर रीजन में पाई जाती हैं, 8 से 12 इन नंबर होती हैं। ध्यान रहे कि ऐसा मत सोचिएगा कि सबके पास टेस्ट रिसेप्टर, इनके पास टेस्ट रिसेप्टर पाया ही नहीं जाता।
लेकिन इनका काम है कि फ्रिक्शन सरफेस प्रोवाइड करती है ताकि हम खाने को च्यू कर सके। अभी ओरल कैविटी की हम बात कर रहे हैं, लिप्स देख लिया, टिप देख लिया, टंग देख लिया, एक आइटम और मिलेगा हमारी ओरल कैविटी में, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। क्या मिलेगा? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, हमारे यहां सलाइवरी ग्लैंड मिलेंगी जो सलाइवा रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती है भैया? सलाइवा। हमारे यहां अगर देखें अपने ओरल कैविटी में तो मेजर 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। कौन कौन सी भैया? तो 3 जो सलाइवरी ग्लैंड है हमारे यहां, एक है पैरोटिड, जिसे बोलते हैं लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। दूसरा है हमारे यहां सबमैंडिबुलर, कुछ लोग सबमैक्सिलरी भी बोलते हैं, सबमैंडिबुलर। और तीसरा हमारे यहां जो है सलाइवरी ग्लैंड, उसका नाम है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। सबलिंगुअल, यानी 3 पेयर ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है हमारे यहां। कहां भैया? ओरल कैविटी में। इनका काम है सलाइवा रिलीज करती है, भी आपको सलाइवा से परिचित करा दूंगा मैं। डायग्राम देख लें कि कहां पाई जाती हैं, कुछ क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं, तो बस थ्योरी पे नहीं ध्यान दीजिएगा, इसी बात पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे कवर करेंगे। 3 सलाइवरी ग्लैंड है हमारे यहां। तो हमारे यहां कान पाया जाता है, खुदा ने 2 कान दिए हैं। तो एक सलाइवरी ग्लैंड जस्ट एंटीरियर टू द ईयर कैप्सूल पाई जाती है यहां पे, और ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है हमारे यहां। थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना ले डायग्राम को, तो हमारे यहां ऊपर जो है मैक्सिला बोन पाई जाती है। ऐसे क्या पाई जाती है भैया? मैक्सिला बोन पाई जाती है। और नीचे हमारे यहां पाई जाती है मैंडिबल बोन। ये दोनों आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैक्सिला में मैक्सिलरी टीथ और मैंडिबल में मैंडिबुलर टीथ। तो जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, ये हमारे डक्ट के थ्रू, एक्सोक्राइन ग्लैंड के कैटेगरी में आता है, जिस डक्ट के थ्रू ओपन होता है। बेसिकली अगर लेबल देखें तो अपर 6 मोलर के पास खुलता है, ठीक है, अपर 6 मोलर के पास। और ये पैरोटिड ग्लैंड जो है, लार्जेस्ट पैरोटिड ग्लैंड है, अगर इसमें इंफेक्शन हो जाता है तो हम बोलते हैं मम्प्स हो गया है। नोट कर सकते हैं आप, क्योंकि अपने पास तो इतना टाइम नहीं है। पैरोटिड ग्लैंड है, लेकिन इसके थ्रू जो डक्ट निकलता है उसे बोलते हैं स्टेंसन्स डक्ट। स्टेंसन्स डक्ट बोलते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है हमारे यहां। फिर बात करें हमारे यहां, तो यहां एंगल ऑफ मैंडिबल पे एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे बोलते हैं सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं भैया? सब मैंडिबुलर। इस सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और इस ओपन होता है कि हमारे इंटीरियर जो फर्स्ट टीथ होती हैं, इंटीरियर टीथ होती हैं, वहां पे जो डक्ट होता है उसे बोलते हैं वार्टन्स डक्ट। क्या बोलते हैं भैया? वार्टन्स डक्ट। सबसे लार्जेस्ट डक्ट होती है। और तीसरा हमारे यहां पाया जाता है हमारे टंग के इलाके में, जीभ के नीचे, जस्ट ऐसे दो साइड में। और ये जो खुलती हैं जिसके थ्रू, उसे हम बोलते हैं, ये हमारी जो ग्लैंड है उसका नाम है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल। और ये ओपन होती है डक्ट ऑफ रिविनस के थ्रू, डक्ट ऑफ रिविनस। इस डक्ट ऑफ रिविनस का एक और नाम है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, इसी को हम दूसरा नाम देते हैं बार्थोलिन्स डक्ट, क्योंकि हम कहीं पढ़ेंगे बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में, बार्थोलिन्स डक्ट। तो ये 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड हमारे यहां पाई जाती हैं। पैरोटिड ग्लैंड जिसमें क्या है, सबसे लार्जेस्ट है, और इनका काम है सलाइवा सिक्रीट करना। इनका काम क्या है भैया? सलाइवा सिक्रीट करना। देखेंगे हम सलाइवा क्या होता है, लेकिन ओरल कैविटी से हम बाहर निकल गए। अब हमने खाने को क्या किया? सैलो किया। तो खाना ग्लॉटिस ऊपर गया होगा, एपिग्लॉटिस से बंद किया होगा। अब हमारा खाना कहां पहुंचा होगा? फूड पाइप में, सो कॉल्ड ईसोफेगस में। कहां पहुंचा होगा? सो कॉल्ड ईसोफेगस में। डायग्राम देखिएगा तो हमने खाने को यहां तक ला दिया है। खाने को कहां तक ला दिया भैया? यहां तक ला दिया। चलो भैया कलर चेंज कर लें। खाने को हमने यहां तक ला दिया। अब खाना आगे बढ़ेगा ईसोफेगस में, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा हमारे एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है, जो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। माउथ ओपन होता है ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी ओपन होती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स ओपन होता है हमारे ईसोफेगस में, यानी फूड पाइप में। यहां पे डिफरेंट काइंड की ग्लैंड्स भी दिखाई गई हैं, जिनको हमने अलग करके सेपरेटली आपको बता भी दिया है। ईसोफेगस के बाद हम स्टमक में आएंगे, वहां पे हमें कुछ ग्लैंड्स मिलेंगी। फिर हम ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में चलेंगे। एक ओवरव्यू है कि ऐसा डायग्राम आपको मिलेगा, और एनसीईआरटी का ही डायग्राम है।
तो आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि खाने का रास्ता क्या है, और रास्ते के साथ साथ आप देख सकते हैं कि रास्ते में मिलने वाला कौन कौन है। जो जो मिलने वाला है उसी के काम को हम जान लेंगे तो बहुत आसान सा हो जाएगा ये चैप्टर, यही करेंगे हम। ठीक है, तो हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमने दांत देख ही लिए कि भैया ये है, दांत हमारे सॉकेट्स में अटैच होती हैं, घुसी हुई होती हैं। इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स हमारे यहाँ पाई जाती हैं, और दैट्स वाई हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ दांत जो है, 3 बातें लिखी है हमारे दांत के बारे में कि भैया हमारा दांत जो है वो देखें तो हेटेरोडोंट होता है, हमारे यहाँ दांत 2 बार इरप्ट होता है, इसलिए हम डाइफायोडोंट बोलते हैं। और हमारे यहाँ भैया क्या है हिसाब किताब कि दांत हमारा जो है वो जबड़े में धंसा होता है, इसलिए हम बोलते हैं थीकोडोंट। ये 3 लाइन का इस्तेमाल इसीलिए किया गया था, इन 3 लाइन का इस्तेमाल इसीलिए किया गया था। हमने एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स आपके लिए लाए हैं ताकि डायग्राम्स या बॉक्सेस से जो क्वेश्चन आए हैं आपके वो क्वेश्चन न छूटे। क्योंकि ध्यान रहे कि एनसीईआरटी जब एक्स्ट्रा एफर्ट जहां भी लगाई है वहां से सवाल जरूर पूछती है, तो बक्सा तो हमारे लिए बक्सा रह जाता है, हम तो छोड़ के चले जाते हैं बक्सा, और बक्से में से सवाल आ जाता है तो फिर होता है कि अरे यार मिस कर गया। ठीक है, तो उसको भी नहीं मिस करेंगे हम लोग यहाँ। चलिए आगे बढ़े। तित पढ़ लिया हमने, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। हम बोल रहे हैं कि द ओरल कैविटी लीड्स इनटू द शॉर्ट फेरिंग्स व्हिच सर्व एज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। द इसोफेगस एंड द ट्रेकिया विंड पाइप opens into the pharynx, and the cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of food into the glottis. Okay, opening of the windpipe during swallowing, the esophagus is thin long tube which extended posteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to the J-shaped bag, and that bag is known as stomach. ये बात हो गई कि हमने खाने को भैया वहां तक पहुंचा दिया। क्या कहना चाह रहा था इस लाइन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। हम बोल रहे हैं कि भैया हमारे पास ओरल कैविटी है, ऐसे एकदम डायग्रामेटिकली समझते चलिए, बहुत ही आसान है। हमने बोला कि भैया एक पैलेट है जो हमारे ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से अलग कर रहा है, हमारी यूला है। यहां पे हम आएंगे, 2 पाइप मिलेगा, एक आगे वाला जो है हमारा विंड पाइप है, पीछे वाला हमारा फूड पाइप है। विंड पाइप का जो ओपनिंग है ग्लॉटिस, वो ढका हुआ है हमारे पास किससे, एपिग्लॉटिस से। और हमारे यहाँ खाना जब हम आगे बढ़ाते हैं, सैलो करते हैं, तो ईसोफेगस के थ्रू आगे बढ़ता है, ईसोफेगस के थ्रू आगे बढ़ेगा और हमारे यहाँ जे शेप के स्ट्रक्चर में ओपन होगा। और इस जे शेप के स्ट्रक्चर में ओपन होगा तो इस जे शेप के स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं स्टमक। लेकिन बीच में इसे क्या मिलेगा, बीच में इसे बहुत सारे स्ट्रक्चर को क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा डायाफ्राम, जिस पार्ट पे डायाफ्राम को पियर्स करता है हमारा इसोफेगस, उसे हम बोलते हैं हाइटस। लीजिए एक इंफॉर्मेशन की बात भी जान लीजिए, हाइटस बोलते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमारे इसोफेगस हमारे यहाँ आएगा। और इसोफेगस जब आएगा तो पहले तो हम करते क्या है कि जो भी हमारा एलिमेंट्री कनाल है, या माउथ से लेके ओरल कैविटी से लेके एनस तक का जो रास्ता है, मान लीजिए हमने बोला ऐसा है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही है, कहीं कहीं पे ट्यूब ज्यादा मोटा है, कहीं कहीं पे पतला है। तो हमने क्या किया, जानना चाहा कि भैया थोड़ा देखें कि क्या है, क्या माहौल है। हमने क्या किया, एलिमेंट्री कनाल लिया और ऐसे क्रॉस कर दिया, काट दिया। जब काट करके देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी में दिया होगा हिस्टोलॉजिकल व्यू ऑफ एलिमेंट्री कनाल। अगर हम देखेंगे तो दिया होगा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल। चलिए उस डायग्राम को हम दिखाते हैं, आपको नहीं दिया है तो। उस डायग्राम को जब हम देखेंगे तो हमारे यहाँ अगर हम एलिमेंट्री कनाल को अपने यहाँ काट दें, चलो भैया काट लेते हैं। तो एलिमेंट्री कनाल को जब काटेंगे दोस्त, तो भैया ऐसे गोला दिखाई देगा, गोला ही तो है, गोला ही तो है भाई, हाँ गोला ही है भाई। अब एक गोले को देखेंगे तो गोले को थोड़ा देखिएगा ध्यान से। हम एलिमेंट्री कनाल को काट दिए, क्या किए भैया, काट दिए। काट के आपसे जताना चाह रहे हैं भैया इसके बारे में थोड़ा। चलो भैया देख लें कि काट रहे हैं तो क्या हो रहा है। चलो हम काट रहे हैं, तो जब एलिमेंट्री कनाल को काटेंगे तो हम बोलते हैं कि आउटर मोस्ट जो लेयर है, आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, इसे हमने नाम दे दिया सिरोसा। क्या नाम दे दिया भैया, सिरोसा। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसे हम बोल रहे हैं सिरोसा। सिरोसा के बाद हमारे यहां मस्कुलर लेयर पाई जाती है। सिरोसा के बाद क्या होता है, मस्कुलर लेयर पाई जाती है। और मस्कुलर लेयर की बात करेंगे तो अंदर की तरफ देखेंगे तो हमारे यहां लॉन्गिट्यूडनल मसल पाई जाती है। डायग्राम पे मत जाइएगा एनसीईआरटी के, हमारी बातों पे जाइएगा। अंदर की तरफ क्या पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल, ध्यान दीजिएगा।
सही बोल रहे हैं ना? सही नहीं बोल रहे। अंदर की तरफ डायग्राम बना होगा ऐसे, और बना होगा क्या? सर्कुलर मसल। और बाहर की तरफ हम बनाते हैं क्या? ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूडनल मसल। लेकिन इस पूरे लेयर को हम मिला के बोल रहे होते हैं मस्कुलेरिस लेयर। क्या बोलते हैं भैया? मस्कुलेरिस लेयर। जो भी बातें हमें करनी होंगी इन लेयर्स के बारे में हम थोड़ा बाहर ही कर लेंगे। यानी इतने रीजन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इतने रीजन को, इस वाले इलाके को हम बोल रहे हैं मस्कुलेरिस लेयर। क्या बोल रहे हैं? आउटर को सिरोसा बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं मस्कुलेरिस लेयर। मस्कुलेरिस लेयर। जब भी हम मस्कुलेरिस लेयर बोल रहे हैं दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। मस्कुलेरिस लेयर में जो लेयर्स होंगी उसकी अगर हम बात करें तो हम आउटर बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल, और इनर में जब हम बात करेंगे कि सबसे अंदर की तरफ कौन है, तो इनर की तरफ जो है सर्कुलर मसल पाई जाती है। क्या भैया? सर्कुलर मसल पाई जाती है। चलो भैया, अच्छी बात है, इनर की तरफ सर्कुलर मसल पाई जाती है। लेकिन याद रहे, जब भी हम चलेंगे स्टमक में तो हम लिख लेंगे इन स्टमक an extra layer of oblique muscles, केवल स्टमक में बात करेंगे तो एक एक्स्ट्रा ऑब्लिक लेयर मसल प्रेजेंट होती है, और इसका काम होता है कि स्टमक में चूंकि स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ पेरिस्टाल्सिस जनरेट होता है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा लेयर बनाई गई है स्टमक में। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे इसी डायग्राम में तो भैया हमारे यहाँ क्या होती है, उसके नीचे चलेंगे अंदर तो हमारे यहाँ सब म्यूकोसा लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये जो लेयर है सब म्यूकोसा की है, और हम जताना चाहेंगे इसमें कि इसमें जो भी ब्लड सप्लाई है हमारे यहाँ, जो भी नर्व सप्लाई है, ये सारी बातें यहाँ सब म्यूकोसा लेयर में पाई जाएंगी। तो हम इस लेयर को बोलते हैं क्या? सब म्यूकोसा लेयर। क्या बोलते हैं? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा। फिर हमारे यहां अंदर की तरफ देखेंगे तो म्यूकोजल लेयर पाई जाती है, जिसको हम लगभग ऐसे दिखाते हैं। ये हमारा क्या है? म्यूकोसा है। और बेसिकली यही वो ल्यूमेन है जिसके थ्रू खाना हमारा आगे बढ़ रहा होगा, ये रास्ता है। तो ये लेयर जो है आपसे बहुत बार एग्जाम में कभी बाहर से अंदर की तरफ, कभी अंदर से बाहर की तरफ पूछा गया है। तो अगर आपकी इसकी समझ होगी, डायग्राम को देख के जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। सबसे बाहर की तरफ हमारे यहाँ सिरोसा होती है, सबसे अंदर की तरफ हमारे यहाँ क्या होती है? म्यूकोसा होती है। तो ऐसे एक एलिमेंट्री कैनाल के हिस्टोलॉजी से करके डायग्राम दिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कई बार इससे सवाल पूछा गया, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। वैसे तो इस डायग्राम को और बेहतर तरीके से बनाया जा सकता था, लेकिन हम कवर कर रहे हैं केवल एनसीईआरटी के पॉइंट्स को, ताकि आप कम से कम जितना एनसीईआरटी से सवाल आए उसका जो जवाब इजिली दे सके। ठीक है? नहीं तो और बेहतर तरीके से इसे कर सकते थे हम। फिर हम बात करेंगे कि भैया चलो हम चल रहे हैं अब कहां? स्टमक की बात कर लें अपने यहां। किसकी बात कर लें? स्टमक की बात कर लें। स्टमक की बात कर लें अगर, तो खाना हमारे यहां जब इसोफेगस में पहुंचता है तो इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट परफॉर्म करते हुए खाना सरकते सकते हैं। और याद रहे कि हमारे यहाँ इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई हमारे यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं होता है। ओरल कैविटी में डेफिनेटली सलाइवा रिलीज होता है, और सलाइवा में जो भी कंपोनेंट होते हैं डाइजेशन में कहीं ना कहीं उनका रोल होता है। हम बोलते हैं कि सलाइवा में सलेवरी एमाइलेज होता है, जो हमारे यहाँ जो स्टार्च है उसको डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में कन्वर्ट करता है, वो भी केवल 30% स्टार्च को। इसोफेगस में वो भी नहीं सिक्रीट होता है, तो यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। खाना हम बोलते हैं कि जो हमारा इसोफेगस होता है वो ओपन होता है इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग में खुलता है इसोफेगस हमारा, और इस बैग को हम बोलते हैं स्टमक, जो कि जे शेप का होता है। लिखा होगा आपके एनसीईआरटी में कि जो एम्प्टी स्टमक होता है वो जे शेप का होता है। अब जब स्टमक खुला हमारे यहां तो हम बोलते हैं कि इसोफेगस ओपन्स इनटू द स्टमक। लाइन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डायग्राम आपको ये याद होता है। अब सवाल कहां से आता है भैया? सवाल आया है कि मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ आवर स्टमक इज, हमारे स्टमक का सबसे एंटीरियर यानी आगे का हिस्सा कौन सा होता है? अब ये डायग्राम तो भैया सबको याद है, और आगे मतलब ऊपर और पीछे मतलब नीचे, समझते हो। तो
तो हमें ये डायग्राम जब नहीं जान रहे होते हैं, एग्जाम्पल सवाल नहीं जान रहे होते हैं, तो हमें लगता है भैया ये फंडस जो है वही सबसे इंटीरियर पार्ट होगा। हम एनसीईआरटी को उस लाइन को भूल जाते हैं जहां लिखा हुआ है कि इसोफेगस ओपन्स इनटू द स्टमक। जहां खुल रहा है वो कार्डियक पार्ट है हमारे स्टमक का, दिख रहा होगा। फिर बॉडी होता है और पाइलोरस। हमारे यहाँ 4 रीजन पाए जाते हैं हमारे स्टमक में, लेकिन मोस्ट इंटीरियर पार्ट जो होता है, मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ स्टमक, यही सवाल है, इंटीरियर पार्ट ऑफ स्टमक। और भी एक बात बता दें, कुछ लोग को बहुत कंफ्यूजन होती है, कुछ लोग को बहुत कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। मान लो भैया कि ये हमारा चेंबर है, ये वाला एब्डोमिनल कैविटी बना लिया। मान ले भैया ये नेक होता, ये हमारा गर्दन मान लो, और ये हमारा थोबड़ा मान लो, बना लो, थोबड़ा बना लो, क्या दिक्कत है। और ये वाला रीजन बना लिया हमने। इसको 2 हिस्से में अगर हम बांट दें, क्या करें भैया, एक थोरेसिक रीजन पाया जाता होगा हमारे यहां, बांट दें ऐसे, तो भैया यहां तो फेफड़े ओफड़े एडजस्ट होंगे। डायाफ्राम को लेके सोचोगे तो फेफड़े एडजस्ट होंगे कि नहीं। यहां हमारा दिल होगा, इसोफेगस आता होगा ऐसे। तो स्टमक हमारा इस रीजन में प्रेजेंट होता है, यानी स्टमक हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए ये बात जान लिया हमने। चलिए आगे की बात कर लें। स्टमक में खाना गया, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन स्टमक में क्या होगा, स्टमक के अगर हम म्यूकोसा को देखेंगे तो स्टमक की म्यूकोसा ऐसे रुगे बनाती है। क्या बनाती है, रुगे बनाती है ऐसे। क्या बनाती है, रुगे। और ये जो गड्ढा बना है इसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक पिट। इस गैस्ट्रिक पिट में गैस्ट्रिक सेल्स पाई जाती है। गड्ढा बना उसे गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। और इस एक गड्ढे को अगर हम देखें तो मान लो अगर हम बात करें तो एक गड्ढे को हमने निकाल के देखने का प्रयास किया। सॉरी, हमने गड्ढे को क्या किया, निकाल लिया ऐसे, एक ही सेल्स को निकाला, एक ही रुगे को निकाला। तो यहां कुछ सेल्स पाई जाती हैं। जैसे अपर रीजन में बात करेंगे तो हम बोलते हैं म्यूकस नेक सेल पाई जाती है। इस इलाके में म्यूकस नेक सेल पाई जाती है। फिर हमारे यहां पेराइटल सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, फिर हमारे यहां क्या पाई जाती हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स को देखेंगे, इन्हीं गैस्ट्रिक पिट में गैस्ट्रिक सेल्स पाई जाती हैं जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं। इन्हीं के बारे में हम जिक्र करेंगे। जब डाइजेशन वाले पार्ट में चलेंगे तो इसका जिक्र करेंगे कि कौन क्या रिलीज करता है, उससे क्या होता है। स्टमक के बाद जब हम बात करेंगे तो हमारे यहां स्ट्रक्चर से पहले हम परिचित हो जाएंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलेंगे। जब भी हम खाने को स्टमक से आगे लेके बढ़ रहे थे, इसोफेगस से आगे लेके बढ़ रहे थे, तो हमने बोला था कि हमारा स्टमक जे शेप के स्ट्रक्चर में ओपन होगा, जिसे हम स्टमक कहेंगे। स्टमक कहेंगे इसोफेगस जहां ओपन होगा। और ये स्टमक हमारे यहां फिर ओपन होता है कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है उसे बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं भैया, ड्यूडेनम बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। ड्यूडेनम वाले इलाके में हमारे यहां 3 लोग मिलते हैं। ड्यूडेनम के इलाके की बात करें तो 3 लोग मिलते हैं। इससे सवाल बहुत पूछा गया। हम ड्यूडेनम बना ले, हम बोलते हैं कि सी शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं। ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। अच्छा, हमारे यहां लीवर भी पाया जाता है। अच्छा, बड़ी बात है। तो लीवर हमारे यहाँ क्या होता है, देखेंगे लीवर तो बेसिकली हम डायाफ्राम बना लें, ऐसे लीवर बना लें तो ऐसे तो हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ लीवर में 2 लोब पाए जाते हैं। यहाँ डायाफ्राम से हमारे यहाँ फैल्सीफॉर्म लिगामेंट राइज होता है जो लीवर को होल्ड करता है। और ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के होल्डिंग की वजह से हमें फील होता है कि लीवर के 2 लोब हैं। ऐसे तो टेक्निकली जाइएगा तो लीवर के 4 लोब हैं, लेफ्ट, राइट, कार्डेट, काउडेट, ऐसे लोब हैं। लेकिन हमारे यहाँ 2 लोब पाए जाते हैं, ये राइट लीवर हो गया और ये लेफ्ट हो गया। ऐसे हम जता रहे हैं आपसे। तो लीवर की बात कर लें तो हम लीवर यहां बना देते हैं, इस डायग्राम को मिटा के यहां लीवर को भी जता देते हैं आपसे। तो लीवर के हमारे यहां 2 लोब दिखाए जाते हैं, हम यहां लीवर भी बना लें। हम लीवर का डायग्राम गलत तो नहीं बना सकते, थोड़ा एक्सटेंडेड बना देंगे। जब बस सोचिए कि ये लीवर आगे तक एक्सटेंडेड है, ठीक है।
तो लीवर से हमारे यहाँ लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट कॉमनली एराइज होती हैं ऐसे, जो बनाती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्या बनाती हैं? कॉमन हिपैटिक डक्ट। और इसी लीवर के जो राइट कॉर्नर है, इस पे हमारे यहाँ बाइल स्टोर करने के लिए गॉल ब्लैडर लगा होता है, और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसे हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। इस सवाल पूछा गया है, सिस्टिक डक्ट। ये क्या है भैया? हमारे यहां गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर है। ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है, सॉरी राइट हिपैटिक डक्ट है, ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है, और ये हमारे यहां कॉमन हिपैटिक डक्ट है। जब कॉमन हिपैटिक डक्ट आता है और सिस्टिक डक्ट से इसकी मुलाकात होती है, तो दोनों मिलकर बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाते हैं? कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी। और एक कॉमन बाइल डक्ट, या इसको एक और नाम देते हैं डक्टस कोलेडोकस, ऐसे आगे बढ़ता है, ऐसे आगे बढ़ता है। तो हमारे ड्यूडेनम वाले रीजन में ही हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पेंक्रियाज भी आके ओपन होता है। पेंक्रियाज की बात करेंगे तो पेंक्रियाज हम बना लेते हैं। पेंक्रियाज हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है जो मिक्स्ड ग्लैंड की तरह काम करता है। इसका जो डाइजेस्टिव वाला पार्ट है वो एक्सोक्राइन इन नेचर होता है, और जो अदर फंक्शन है, जो लास्ट पार्ट है इसका, वो एंडोक्राइन इन नेचर होता है। ऐसे करके हम पेंक्रियाज भी जता देते हैं आपसे। पेंक्रियाज से देखेंगे तो दो तरह के डक्ट निकले होते हैं। एक मेन पेंक्रियाटिक डक्ट होता है जिसे डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं, डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं। और जो एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट होती हैं उसे हम डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी बोलते हैं। ये मेन पेंक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विल्सन की बात करें तो आगे बढ़ता है, तो हम देखते हैं कि ये जब हमारा कॉमन बाइल डक्ट आता है तो दोनों फ्यूज हो जाते हैं ऐसे, और फिर कॉमनली ओपन होते हैं। कहां पे? हमारे यहां ड्यूडेनम वाले इलाके में, ड्यूडेनम वाले इलाके में। तो दोनों के मिलने से जो स्वेलिंग उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। क्या बोलते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर। और एम्पुला ऑफ वेटर जो है, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा बाइल डक्ट या पेंक्रियाटिक जूस की जरूरत होगी, तो ये गार्ड रहता है, जिसे हम बोलते हैं कि इंस्फिंक्टर ऑफ ओडी गार्ड करती है, इंस्फिंक्टर ऑफ ओडी गार्ड करती है इसे। ये सब स्ट्रक्चर्स हैं जो आपसे पूछे गए, इसीलिए मैं बना रहा हूं। ये सारे सवाल आपसे पूछे गए इस तरह से कि हमारा बाइल डक्ट आता है, गॉल ब्लैडर से निकल के सिस्टिक डक्ट, लिवर से निकल के हमारा बाइल डक्ट, दोनों फ्यूज होते हैं, डक्टस कोलेडोकस बनाते हैं या कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। कॉमन बाइल डक्ट आता है और मेन पेंक्रियाटिक डक्ट से फ्यूज होता है, एम्पुला ऑफ वेटर बनता है, जो कि ओपन होता है कहां पे? हमारे ड्यूडेनम वाले इलाके में, और गार्डेड होता है किससे? इंस्फिंक्टर ऑफ ओडी से। ये सवाल आपसे पूछे गए हैं, इसीलिए ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे कि भैया यहां से हमारे यहाँ गॉल ब्लैडर से निकलने वाला सिस्टिक डक्ट आया, जिसे हम डक्ट ऑफ फ्रॉम गॉल ब्लैडर दैट इज सिस्टिक डक्ट। यहां से हमारे लीवर से आ रहा होगा राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट बना, फिर दोनों फ्यूज हुए, कॉमन बाइल डक्ट बनाए, कॉमन बाइल डक्ट आया, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट से मिला तो एम्पुला ऑफ वेटर बनाया, जो ओपन होता है, गार्डेड होता है किससे? स्फिंक्टर ऑफ ओडी से। कॉमनली हम हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट भी बोल रहे होते हैं उसे। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बना होगा। तो हम इसी ड्यूडेनम में देखेंगे कि भैया जब तीन लोग से मुलाकात हो रही है तो तीन लोग अपना सिक्रीशन भी दे रहे होंगे। इन्हीं तीनों के सिक्रीशन के बारे में हम बात कर लेंगे। जैसे हम बात करें अगर लीवर के बारे में, तो लीवर के बारे में आपको एक आइडिया तो होगा, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी एंड मोस्ट बिजिएस्ट पार्ट ऑफ आवर ऑर्गन। लीवर की बात करें अगर, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, और लीवर बेसिकली, लीवर का जो फंक्शनल यूनिट होता है लीवर लोब्यूल होता है। लीवर लोब्यूल होता है, जो फंक्शनल यूनिट होता है क्या होता है? लीवर लोब्यूल होता है, जो कवर होता है किससे? ग्लिसन्स कैप्सूल से। तो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का, लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड पूछा जाएगा तो योर आंसर इज पैरोटिड ग्लैंड, लेकिन लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाएगा तो आंसर लीवर होगा। लीवर में हमारे यहां बनता है क्या? लीवर के तो वैसे बहुत सारे काम हैं, लेकिन डाइजेशन के पार्ट में बात करें तो हमारे यहां बनता है बाइल जूस। क्या बनाता है लीवर? बाइल जूस।
बहुत ध्यान से समझिएगा। लीवर हमारे यहाँ बाइल जूस बनाता है, और बाइल जूस जो बनता है हमारे यहाँ लीवर में, ये बाइल जूस की अगर हम बात करें तो दो कंपोनेंट्स होते हैं बाइल जूस में। एक होता है बाइल साल्ट, क्या होता है भैया, बाइल साल्ट, और दूसरा होता है बाइल पिगमेंट। दूसरा होता है क्या भैया, बाइल पिगमेंट। बाइल साल्ट्स होते हैं और बाइल पिगमेंट होते हैं। बाइल साल्ट्स की बात करेंगे अगर फिर भी, तो बाइल पिगमेंट के नाम पे देखेंगे तो हमारे यहां दो होता है, बिलिरुबिन और बिलुवर्डिन। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। और कहीं ना कहीं हमारे यहां फीकल मैटर में जो कलर आता है वो इन्हीं की वजह से आता है। बाइल साल्ट की बात करेंगे तो दो तरह के साल्ट पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से भैया, तो बाइल साल्ट में दो तरह के साल्ट पाए जाते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। जब भी हम ऑर्गेनिक बाइल साल्ट की बात करेंगे तो हम बोलते हैं ऑर्गेनिक बाइल साल्ट जो होता है वो मदद करता है किसमें, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब जहन में कई बच्चों के सवाल आ रहा होगा कि भैया इमल्सिफिकेशन क्या होता है। और जो इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट होता है किसमें मदद करता है, न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज एसिडिक मीडिया ऑफ काइन, एसिडिक मीडिया ऑफ काइन। एक काइन, काइन कब कहते हैं भैया, याद रहे कि जब फूड हमारे सलाइवा से मिलता है तो हम बोलस बोल रहे होते हैं, और वही फूड आके पेट में जब गैस्ट्रिक जूस से मिलता है तो हम काइन बोलते हैं। अभी हम देखेंगे कंपोनेंट्स उसके, लेकिन हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका पीएच जो होता है एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें हमारे गैस्ट्रिक जूस में HCl पाया जाता है, जिसकी वजह से एसिडिक इन नेचर हो जाता है, ठीक है, एसिडिक इन नेचर हो जाता है। तो न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक मीडिया ऑफ काइन को, कौन सा भैया, इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, तो फैट के बारे में हम बात करेंगे तो फैट अगर हम 1 बूंद लें, 2 बूंद लें, 3 बूंद लें, 4 बूंद लें, तो फैट मॉलिक्यूल के बीच में सरफेस टेंशन बहुत कम होता है। तो पानी चूंकि मीडिया हमारे यहाँ डाइजेशन का, तो ये फैट के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट होकर बड़ा सा फैट का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब इस दौरान अगर कोई एंजाइम इस पे अटैच भी होगा तो इसको डाइजेस्ट तो कर नहीं पाएगा। तो हमारे ऑर्गेनिक बाइल साल्ट करते क्या है, इनके बीच के सरफेस टेंशन को बढ़ा देते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स के ही फॉर्म में रखते हैं ताकि एंजाइम्स उन्हें इजीली डाइजेस्ट कर सके। तो हम बोलते हैं फैट का इमल्सिफिकेशन हो गया, ठीक है, यही इमल्सिफिकेशन होता है फैट का। फिर हम बात करें, डायग्राम हम देख ही चुके हैं, फिर हम बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, तो खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, सिंपल सी बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे पार्ट होंगे, डुओडेनम में हमने देखा कि कौन कौन मिलेंगे, फिर जेजुनम आएगा, फिर इलियम आएगा हमारा। इलियम वाले इलाके में देखेंगे तो उसकी म्यूकोसा जो होगी वेलाई बनाई होगी, वेलाई, और वेलाई के सरफेस पे बहुत सारे माइक्रोवेलाइज बने होंगे। क्या बने होंगे, माइक्रोवेलाई बने होंगे। और माइक्रोवेलाई की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि माइक्रोवेलाई या ब्रश बॉर्डर तभी बनता है जहां पे हमें एब्जॉर्प्टिव सरफेस लेना होता है। यहां पे भी सेल्स पाई जाती हैं, क्रिप्ट जो होता है लाइवर खून का, क्रिप्ट ऑफ लाइवर खून, वहां से इंटेस्टाइनल जूस जो है रिलीज होती है, और इंटेस्टाइनल जूस जो रिलीज होती है इनका भी रोल होता है हमारे यहाँ डाइजेशन में। ये तमाम बातें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, ये तमाम बातें हमने पढ़ी हैं। ये तमाम बातें जो हमने पढ़ी हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ डाइजेशन होता कैसे, हमारे यहाँ डाइजेशन किस चीज का कहाँ पे होता है। हम डाइजेशन की ही बात कर लें, हमने अंग तो देख लिए कौन कौन से मिलेंगे रास्ते में हमें। डाइजेशन की बात करेंगे तो बहुत क्लियरली समझिएगा कि हमारे यहाँ जो माउथ में सलाइवा रिलीज होता है, सलाइवा में देखें तो कंपोनेंट्स तो बहुत सारे होते हैं। सलाइवा का पीएच 6.8 होता है, पर डे सिक्रीशन 1 से 1.5 लीटर होता है सलाइवा का। लेकिन हम बात करें तो उसमें सेलेवरी एमाइलेज पाया जाता है जो हमारे यहाँ स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है। तो अगर हम बहुत सिंपल तरीके से समझने की शुरुआत करें इसी पॉइंट को, तो हम ऐसा करें कि हम देखें कि माउथ में क्या हुआ, खाने के साथ क्या हुआ, माउथ में क्या हुआ। बहुत ध्यान से समझिएगा, माउथ की बात करेंगे खाने में, तो माउथ में क्या होगा, हमारे यहां सलाइवा मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, सलाइवा मिलेगा। माउथ में और भी, सलाइवा में और भी कंपोनेंट होंगे, थायोसाइनेट होगा जो क्या करेगा, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रखेगा, लाइसोजाइम्स होंगे जो भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज रखेगा। लेकिन डाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में सलाइवा में क्या होता है, सिलेवरी एमाइलेज होता है या टाइलिन बोलते हैं, सिलेवरी एमाइलेज या टाइलिन बोलते हैं। सिलेवरी एमाइलेज या टाइलिन बोलते हैं। ये सिलेवरी एमाइलेज करता क्या है, हमारे यहाँ स्टार्च को, हमारे यहाँ स्टार्च को डेक्स्ट्रीन और माल्टोज, लिमिट डेक्स्ट्रीन
प्लस माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। डेक्स्ट्रीन और माल्टोज में क्या करता है भैया, कन्वर्ट कर देता है। तो कहानी रही हमारे यहां माउथ की। और कितना भैया, 30% स्टार्च को, यानी खाना जो आगे बढ़ रहा है उसमें 100% क्या है, प्रोटीन है, 100% फैट है और 70% क्या है, स्टार्च है बचा हुआ। 70% क्या है, स्टार्च बचा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें फिर से सलाइवा की, माउथ के बाद क्या होगा, ईसोफेगस आएगा। माउथ के बाद क्या आएगा, ईसोफेगस आएगा। ईसोफेगस में भैया नो डाइजेशन, कोई डाइजेशन नहीं होगा। क्या होगा भैया, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन। कोई डाइजेशन हमारे यहां ईसोफेगस में नहीं होने वाला, क्योंकि कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट ही नहीं होता है। खाना कहां पहुंचेगा भैया, स्टमक में। स्टमक में जब हम चलेंगे तो हमारे यहां बहुत सारे सिक्रीशन मिलेंगे, लेकिन सिक्रीशन की बात करेंगे तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस में 2-3 चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी भैया, तो पाया जाता है पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन को HCl, जो कि गैस्ट्रिक जूस में ही मौजूद होता है, HCl कन्वर्ट करता है किसमें भैया, पेप्सिन में। और ये जो पेप्सिन है क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स में। प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। ये जो प्रोरेनिन है, ये रेनिन में कन्वर्ट होता है HCl के द्वारा। किस में कन्वर्ट हुआ, रेनिन में। और ये रेनिन में जब कन्वर्ट हुआ तो ये करता क्या है, जो हमारे यहां मिल्क प्रोटीन कैसीन है, मिल्क प्रोटीन जो कैसीन है, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है भैया, इन सॉल्युबल स्टेट में होता है, उसे ही कन्वर्ट करता है किसमें, कैल्शियम पैराकैसिनेट में। और इस प्रोसेस को हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहते हैं या सॉलिडिफिकेशन ऑफ मिल्क कहते हैं। रेनिन डाइजेस्ट नहीं करता है, रेनिन मिल्क को डाइजेशन के काबिल बनाता है। इसमें छोटे बच्चे का जब दूध पीता है, कुछ देर बाद पेट दबाते हो तो दही बाहर चला आता है, क्योंकि जो मिल्क प्रोटीन है वो सॉल्युबल फॉर्म में होता है, तो उस पर एंजाइम काम नहीं कर पाती हैं, तो उसी को सॉलिडिफाई कर देता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क या सॉलिडिफिकेशन ऑफ मिल्क बोलते हैं। तो ये तो पेट तक की कहानी हो गई। फिर हम चलेंगे अपने यहाँ कहां पे भैया, चलेंगे जब हमारे यहाँ ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में हमारे यहाँ बहुत सारे जो ड्यूडेनम में जाएंगे तो पेंक्रियाटिक जूस मिलेगा और लीवर से और गॉल ब्लैडर से जूस मिलेंगे। पेंक्रियाटिक जूस डाइजेशन में हेल्प करेगा। जब हम बात करेंगे प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटीएजेज लाइक ट्रिप्सिन मिलेगा, काइमोट्रिप्सिन मिलेगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज मिलेंगे, तो ये डाइपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, पेंक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। फैट 2 तरह के हमारे पास होंगे, कुछ का इमल्सिफिकेशन हुआ होगा, कुछ का नहीं हुआ होगा। जिसका नहीं हुआ है उसको क्या करेगा, उस फैट को लाइपेजेज जो हमारे होंगे डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देंगे, और जिसका इमल्सिफिकेशन हो गया उसको स्टीएप्सिन क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट किया जाएगा हमारे यहाँ पेंक्रियाज में। याद रहे पेंक्रियाटिक जूस को हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, क्योंकि लगभग उसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों के एब्जॉर्प्शन के लिए एंजाइम्स पाई जाती हैं। आपको याद रहे कि स्टमक में हमारे पीएच बहुत कम होता है, वहां पाया तो जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पेंक्रियाटिक एमाइलेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, लेकिन इनएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि पीएच बहुत कम होता है। तो तमाम बातें हमारे यहाँ डाइजेशन की होती है। लाइक अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करें तो डाइपेप्टाइडेजेस को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, माल्टोज को माल्टेज, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है। लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेजेस के द्वारा न्यूक्लियोसाइड्स में, और न्यूक्लियोसाइडेजेस के द्वारा शुगर और बेस में कन्वर्ट किया जाता है। जो डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड होते हैं उनको लाइपेजेस, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा डाइजेशन होता है हमारे यहाँ। फिर बात करेंगे कि भैया एक दो टर्म आएगा, कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि हमारे यहाँ फूड से या फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, उससे एनर्जी मिलती है। तो हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करें, हम जानना चाहें कि भैया 1 ग्राम किसी भी फूड कैलोरी, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, फैट की बात करें, या ऐसे किसी चीज की बात करें जिससे हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, तो 1 ग्राम फूड सब्सटेंस को अगर हम बर्न करें बम कैलोरीमीटर में तो कितना एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। और हमारे बॉडी के अंदर वही फूड सब्सट्रेट जाने के बाद 1 ग्राम बर्न होता है तो कितनी एनर्जी मिलती है, उसे हम बोलते हैं क्या, फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो यहाँ डिफरेंट फूड स्टफ्स के, क्योंकि आपसे सवाल पूछे गए इससे रिलेटेड, कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू दिए हुए हैं, इसको आप एनालाइज कर सकते हैं।
अब हमारे यहाँ आता है कि डाइजेशन में हमारे यहाँ डाइजेशन किस चीज का कहाँ हुआ, एब्जॉर्प्शन किस चीज का कहाँ हुआ। देखिएगा माउथ में हम सर्टेन ड्रग्स को एब्जॉर्ब करते हैं, माउथ की बात करें तो। फिर हम बात करेंगे सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ म्यूकोसा, लोअर टंग रीजन, ठीक है। फिर हम बात करें स्टमक में, तो यहाँ पे हम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन करते हैं, इसलिए एल्कोहलिक लोग खाली पेट पीना पसंद करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑर्गन होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। मैक्सिमम डाइजेशन विल टेक्स प्लेस इन द ड्यूडेनम एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस इन द जेजुनम वाले रीजन में। यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, फैटी एसिड है, ये सारे चार्ट आपके यहाँ दिया हुआ है। लार्ज इंटेस्टाइन में बात करेंगे तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। एक चार्ट है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको क्लियरली देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बोला था कि एक भी बॉक्स छोड़ा नहीं जाएगा, तो उस बॉक्स में दिया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हमारे यहाँ कुछ डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, अगर कोई सिस्टम है तो उसमें कोई भी अगर डिफेक्ट होगा तो उस डिफेक्ट से रिलेटेड बीमारियां होंगी। लाइक अगर हम बात करें जॉन्डिस, तो हम इसे हिंदी में बोलते हैं पीलिया। इसमें क्या होता है, लिवर अफेक्टेड हो जाता है और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो बाइल पिगमेंट है वो स्टोर होना चालू हो जाता है, और सम टाइम के बाद हमारे यहाँ पेरिफेरल जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें अपीयर होना चालू हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है, तो एलोइस कलरेशन दिखाई देने लगता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉन्डिस। दूसरा हमारे पास वोमिटिंग है। वोमिटिंग क्या है, हम बोलते हैं रिवर्स पेरिस्टल्सिस, यानी सीधा रास्ता क्या है, माउथ से स्टमक, स्टमक ऐसे चला जाए, लेकिन यही रास्ता उल्टा हो जाए, दैट इज उल्टी, मींस रिवर्स पेरिस्टल्सिस होने लगे, एंड दैट इज कॉल्ड वोमिटिंग। ये रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होता है। डायरिया की बात करें तो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, तो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो जब हमारे यहाँ फूड जो है रेक्टम में स्टोर रहता है, अनडाइजेस्टेड फूड, और उससे क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ वाटर है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं हम थोड़ा सा रेक्टम में, तो यहाँ पे अनइवन फ्रीक्वेंसी हो जाती है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, एंड दैट इज फीकल मेटल जो होता है उसमें लिक्विडिटी बढ़ जाती है, इसी को हम बोलते हैं क्या, डायरिया। कॉन्स्टिपेशन क्या है, तो रिटेंशन हो जाए अगर हमारे यहाँ जो फीकल मैटर है हमारे यहाँ रेक्टम में, तो इसी मूवमेंट को या इसी इरेगुलरिटी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। इनडाइजेशन क्या है भैया, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया तभी तो हम इनडाइजेशन कहेंगे। अब किसी वजह से हो सकता है, किसी स्ट्रेस में एंजाइम कम कंज्यूम हुआ हो, आपने ओवर ईटिंग की हो, ज्यादा स्पाइसी खाया हो, तो इस कंडीशन में जब फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो हम बोलते हैं इनडाइजेशन हो गया। फिर हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर के बारे में, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप खुद ही समझाऊंगा मैं। दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, मैरेस्मस एंड क्वासियरकोर। जो बेसिक डिफरेंस होता है, मैरेस्मस 0 से 1 साल के बच्चे में होता है, जो बेसिकली डिपेंडेंट होता है किसके, मदर के मिल्क पे, यानी अपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों कंटेंट के लिए वो किस पे डिपेंडेंट है, मदर पे डिपेंडेंट है, और मदर पे डिपेंडेंट है, मदर के मिल्क पे डिपेंडेंट है, तो अगर वो मदर का मिल्क उसे नहीं मिलेगा तो उसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी डिफिशियंसी हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी तो प्रोवाइड करता ही करता है, लेकिन प्रोटीन हमारे यहाँ जो होता है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, और बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, तो जो बच्चा होगा अगर ऐसा मैरेस्मस से पीड़ित होगा तो डेफिनेट सी बात है एनर्जी की कमी उसके शरीर में तो होगी ही होगी, प्लस बॉडी का ग्रोथ भी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन हो तो है ही नहीं उसके पास, तो मैरेस्मस उस कंडीशन में होता है। क्वासियरकोर किस में होता है, सबसे बेसिक डिफरेंस, क्वासियरकोर 1 साल से 5 साल के बच्चे में होता है, और 1 साल से 5 साल के बच्चे में कब होता है, तो प्रोटीन की कमी इनके यहाँ हो जाती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कंटेंट में इनके यहाँ कमी नहीं होती है। यही सब बेसिक डिफरेंसेस आप समझेंगे। तो हमारे यहाँ 2 तरह के डिफरेंसेस देखेंगे, मैरेस्मस एंड क्वासियरकोर। बेसिक डिफरेंसेस आपको बता दिया, क्वासियरकोर में प्रोटीन की कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट रहता है। मैरेस्मस में दोनों की कमी होती है, क्योंकि ये मिल्क फीडिंग स्टेज में होता है। एज का डिफरेंस होता है, मैरेस्मस 0 से 1 साल के बच्चे में होता है, क्वासियरकोर 1 से 5 साल के बच्चे में होता है। क्वासियरकोर में पॉट बेली एब्डोमेन हो जाता है, पेट मटके की तरह बाहर चला आता है, बॉडी लिन थिन रहेगा, और स्वेलिंग और एडमा प्रेजेंट होता है। तमाम कैरेक्टर्स लिखे होंगे आपके। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं ताकि आप इंपॉर्टेंट चीजें समझ सकें। अ यंग इन्फेंट मे बी फीडिंग इंटायरली ऑन द मदर्स मिल्क विच इज व्हाइट इन कलर, बट द स्टूल्स विच द इन्फेंट पासेस आउट इज क्वाइट येलो। दिस येलो कलर इज ड्यू टू, अभी मैंने बताया कि बाइल पिगमेंट जो पास होते हैं, बाइल पिगमेंट जो प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। दूसरी अगर हम बात करें, 2 friends are eating together on the dining table, one of them suddenly start coughing while swallowing some foods. This coughing would have been due to the improper movement of, and that is improper movement of किसका, यहाँ ग्लॉटिस होता तो बेहतर ऑप्शन होता है, इपिग्लॉटिस लिखा हुआ है, क्योंकि याद रहे कि swallowing के समय ग्लॉटिस मूव करता है ना कि इपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस इज द बेटर ऑप्शन, बट इपिग्लॉटिस दिया है तो हमको ऑप्शन में वही ट्रिक करना पड़ेगा। What are the common among the amylase, renin and trypsin? बहुत ध्यान से समझिएगा, जब चारों क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप पॉज करके सॉल्व करिए, लेकिन आंसर क्या होगा भैया, सारे एंजाइम्स हैं तो सारे प्रोटीन इन नेचर होंगे। ठीक है, एक आपके साथ खेलने का तरीका है,
फिर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द swollen lips, थिक पिगमेंटेड स्किन एंड हैंड्स एंड लेग्स आर इरिटेबल। भैया एक जो कहानी है ये पेलाग्रा डिजीज की है। तो भैया पेलाग्रा डिजीज में ऐसी कंडीशन आ जाती है जो निकोटिनामाइड विटामिन B5 की कमी से होता है। फिर हम बात करेंगे कैरियर प्रोटीन्स फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ए, तो भैया ग्लूकोज और हमारे यहाँ एमिनो एसिड और ग्लूकोज के लिए कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है जो इनको फैसिलिटेट करते हैं इनके ट्रांसपोर्ट को। आप पॉज करके सॉल्व करिए, सुन के नहीं। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज द इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फैट एब्जॉर्प्शन वेयर द नेम ऑफ सेल्स ऑर्गन फ्लूइड इन द प्लेस वेयर द फॉर्म्स ऑफ फैट ट्रांसपोर्टेड। भैया फैटी एसिड हमारे यहाँ काइलोमाइक्रॉन्स के फॉर्म में इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। क्लियर है? आप पॉज कर लीजिए। The amount of heat liberated from the complete combustion of 1 gram of food in pump calorimeter is known as calorific value. फिर आगे की हम बात करेंगे भैया पैंक्रियाटिक जूस एसर्शन रीजन है। ट्रिक जान लीजिए, एसर्शन पढ़िए और रीजन पढ़ने से पहले बिकॉज लगाइए, दैट्स वाई लगाइए। राइमिंग बन गई, आंसर ए। राइमिंग नहीं बन रही है और दोनों बातें सही है, आंसर बी। कितना सिंपल तुक्का लगाया है, मस्त लगेगा। Pancreatic juice is secreted most abundantly in response to the presence of chyme in the upper portion of small intestine. That's why, yeah, because a Cl present in chyme stimulates secretin secretion from the cells of upper small intestine. तो because लगाने पे तो राइमिंग बन गई, तो पहला आंसर सही हो गया। because लगना चाहिए, ठीक है। because लगने के बाद राइमिंग बन रही है, that is good. इफ बोथ असर्शन रीजन, है तो बातें हो गई कहानी की। या तो खाली कहानी आ गया, कोई बात नहीं, सवाल नहीं आया, कहानी आ गई। A healthy person eats the following diet: 5 ग्राम raw sugar, 4 ग्राम एल्बुमिन, 10 ग्राम प्योर बुफेलो घी, एडल्टर्ड विद 2 ग्राम वेजिटेबल घी। भैया बहुत आसान है सवाल, पढ़ाने के लिए है। 5 ग्राम क्या लिया है, शुगर लिया है। शुगर की फिजियोलॉजिकल वैल्यू कितनी होती है भैया, 4 किलो, 1 ग्राम बर्न करेंगे तो 4 किलो कैलोरी मिलेगा। 10 ग्राम क्या लिया भाई ने, बुफेलो घी लिया, और 2 ग्राम लिया वेजिटेबल घी, यानी 12 ग्राम क्या लिया इसने, फैट लिया। फैट की फिजियोलॉजिकल वैल्यू कितनी होती है, 9। और क्या लिया है भाई ने, 4 ग्राम एल्बुमिन में लिया है, 4 ग्राम एल्बुमिन लिया है, 4 प्रोवाइड करता है। जोड़ लो भैया, 16, 108 और 20, 144 आंसर आएगा। 144 किलो कैलोरी एनर्जी ऑब्टेन करेगा। एसर्शन की बात करेंगे, एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज नॉट परफेक्ट इन डाइजेशन ऑफ मिल्क बिकॉज विद द एज मैन प्रोड्यूसेस लिटिल और नो लैक्टेज इन द इंटेस्टाइनल जूस। कितना मस्त राइमिंग था, आंसर ए। अब सबसे फेवरेट स्लाइड जिसका कि आपको था इंतजार, थैंक यू। और मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, अगले लेक्चर में। और एक बार एनसीईआरटी खोल के ईमानदारी से पढ़िए जरूर, साथ साथ पढ़ते रहेंगे, सेलेक्ट होंगे, मिलेंगे, मौज करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।